हेलो बच्चों, वेलकम आप सबका एकदम नई सीरीज पीवाईक्यू सीरीज में। आप सभी मेरे को जानते हैं, मैं हूं अर्पित फ्रॉम फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तो चलिए, हम बहुत सारे पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद 2022 पर आ चुका है, जिसका हम टर्म के बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिना कुछ वेट करे, बिना कुछ एकदम ही देर करे, चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या आया था आपके 2022 में। चलिए अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। यहाँ पर लिखा हुआ है इन अ गिवन रिएक्शन N2 और 3H2 मिलके बना रहे हैं 3NH3। द रेट फॉर्मेशन ऑफ तुम्हारा NH3 गिवन है। ठीक है, और तुम्हारा ये तुम्हारा यूनिट है कैलकुलेट दी रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2। ये अपन ने शायद पिछले सेट में भी करा है। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट इधर लगेगा। चलो आ जाओ यहाँ पर, अब इसकी बातें कर लेते हैं। बहुत ज्यादा ईजी होगा, इसमें मत घबरा जाना। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन आर, या फिर मैं क्या लिख सकता हूं इसको, ठीक है, इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू क्या होने वाला है तुम्हारा आर। ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ किसका हो रहा है? तुम्हारा प्रोडक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसको मैं रिएक्शन लिख लेता हूं ऐसा, N2 प्लस 3H2 मिलके बना रहा है 2NH3 बना रहा है। क्लियर है? तो जब ये हटेंगे, ये कम होंगे, तब ये बनेगा, और जब ये कम होंगे तो साइन कौन सा आएगा? नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस DN2 बाय DT इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, यहां पे हो जाएगा DH2। ये जो है ये पावर है जो डिनोमिनेटर में चला जाएगा ऐसा H, और ये हो जाएगा DT इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये प्रोडक्ट बन रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। फॉर्मेशन होगा तो यहां पे क्या आएगा? देखो, ये हो जाएगा तुम्हारा NH2 DNH3 बाय DT, ठीक है, इंटू 2। ठीक है, यहां पर माइनस नहीं आया, क्यों? क्योंकि ये बन रहा था, टाइम के साथ साथ वो बनता जाएगा तो प्लस होता जाएगा ना। ठीक, क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये तुम्हारा प्लस हो में आ गया। चलिए अब अपन इसको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहां पर निकाला तुम्हें रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन कहां से निकाल सकते हो? जब तुम्हारे पास चीजें गिवन हो। गिवन क्या है तुम्हारे पास? सिर्फ यही है, तो यहीं से निकाल लेते हैं। चलो क्या हो जाएगा? आर इज इक्वल टू, मैं निकाल सकता हूं DNH2 कितना है तुम्हारा, देखो रेट ऑफ फॉर्मेशन कितना है? DNH3, ठीक है, DNH3 बाय आपके पास है DT। सिर्फ इतना होता है क्या? रेट ऑफ फॉर्मेशन। कोफिशिएंट 2, 3, 4 इनको इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, इसी को बोलेंगे रेट ऑफ तुम्हारा क्या? रेट ऑफ फॉर्मेशन इंटू 1/2 भी तो है रेट ऑफ रिएक्शन में। ठीक है, तो बस फॉर्मेशन का वैल्यू पुट कर दो। R इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3.6 इंटू 10 की पावर 4 बाय 2। ये 2 से डिवाइड करते हैं, ये कितना हो जाएगा? 1.8 ठीक है, ये जाएगा 1.8 इंटू 10 की पावर 4। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना आ गया? 1.8। रेट ऑफ रिएक्शन कितना आ गया? 1.8। क्लियर? सभी को क्लियर है यहाँ पे? अब आपको निकालना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना है तो वो भी निकाल सकते हो। चलो आ जाओ यहाँ पर, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकाल लेते हैं। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस एक कम करो, एक की वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू से निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए देखो यहां पर क्या है? माइनस DH2 बाय 2 ये वाला तुम्हारा क्लियर है। यहां पर 3 होगा, ये तुम्हारा 3 है, देखो ये 3 है। ठीक है, यहां पर हो जाएगा 3। ठीक, यहां पर ये हो गया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। ठीक है, यहां पे जाएगा DT। सिर्फ इतने को मैं बोलूंगा, कितने को? देखो इतने पूरे को मैं क्या बोलता सकता हूं? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। ठीक है, ये हो जाएगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। क्लियर हो गया? अब इसकी वैल्यू मैं निकालूंगा इससे। ठीक है, डायरेक्ट पुट कर रहा हूं, देखो DNH3, ठीक है, बाय ये कितना है? 2DT, और इतने पूरे को मैं बोल सकता हूं रेट ऑफ फॉर्मेशन। मैंने क्या किया? देखो इसमें से 3 हटा दिया, इसमें से 2 हटा दिया। जब इनके बगैर तुम इनको पूरा चूज कर सकते हो तो वो हो जाएगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस। ठीक है, यहां पर वैल्यूज को पुट करेंगे, ये हो जाएगा आपका पूरा का पूरा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। ठीक है, तो DA लिख रहा हूं ऑफ क्या? H2 बाय कितना? देखो 3 है, ये 3 लिख दिया, इज इक्वल टू इसको मैं लिख सकता हूं रेट ऑफ अपीयरेंस। ठीक है, ऑफ तुम्हारा क्या? NH3 बाय 2। इसकी वैल्यू तो हमारे पास है, इसकी निकालनी है, तो क्या हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, सो रेट ऑफ ROD ऑफ H2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो
3.6 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 3, ये 3 का इंटू इधर कर दिया और डिवाइडेड बाय 2, 2 तो था डिवाइड में, ये कितना हो जाएगा 1.8, ये हो जाएगा 1.8 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 3। क्लियर है? अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना जाएगा, देखो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये 24 हो जाएगा तो ये 4, ठीक है, 5.4 इंटू 10 की पावर 4 हो जाएगा, 5.4 इंटू 10 की पावर 4। क्लियर है? तो यहां पर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 कितना आ गया, 5.4 इंटू 10 की पावर 4। क्लियर है? समझ में आ गया? बस अपन ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए अब अपन आगे चलते हैं। चलिए अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इफ तुम्हारे पास लैम्डा एन एंड लैम्डा नॉट की तुम्हारे पास वैल्यूज ये सब है। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन गिवन लिखते हैं। तो गिवन लिखेंगे, चलो जाओ, यहाँ पे क्या है, गिवन है आपके पास, ये रहा गिवन। ठीक है, यहां पर आपको निकालना है क्या, देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा निकालना है आपको, अल्फा निकाल लेंगे हम। ठीक है, आपके पास गिवन क्या क्या है, लैम्डा एम है आपके पास और लैम्डा एम नॉट है आपके पास। क्लियर हो गया? लैम्डा एम कितना है, देखो यहां पर 48 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, सेम आपके पास क्या है, ये 400। ठीक है, सेम वैल्यू है इसकी भी। अब यहाँ पर दोनों वैल्यू गिवन है, अल्फा निकालना है, अल्फा का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम सबको पता है अल्फा इज इक्वल टू होता है लैम्डा एम अपॉन लिमिटिंग लैम्डा एम। ठीक है, इसको लिमिटिंग मोलर बोलते हैं और यहाँ पे क्या है, ये मोलर कंसंट्रेशन। क्लियर हो गया यहाँ पे? चलिए, तो ये तो पूरा का पूरा फॉर्मूला गिवन है, वैल्यूज आपको गिवन है, तो ठीक है, तो डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दो। यहाँ पे क्या जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 48 बाय 400। तो 400 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 इंटू 100 लिख सकता हूँ ना, काफी ज्यादा इजी है। तो क्या करना है, बस ऐसे काट दो, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 12 तो ये हो जाएगा 12 इंटू 10 की पावर -2, या फिर उसको ऐसा लिखना है तो 1.2 इंटू 10 की पावर -1, ऐसे भी लिख सकते हो। इक्वल टू आ गया आपका अल्फा। ठीक है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना जाएगा आपका 1.2। अब बात करते हैं तुम्हारा किसका, पहले वाले की, जो स्टेटमेंट प्रूफ था। तो डायरेक्ट अपन एनसीईआरटी का पूरा आप वो स्टेटमेंट लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलो वो लिख लेते हैं। देखो ये रहा आपका पूरा स्टेटमेंट। वो क्या बोलता है कि कोलोलॉस लॉ स्टेट्स दैट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच आयन माइग्रेट्स इंडिपेंडेंटली सो इट्स co-ion and makes its own contribution to the total molar conductivity of an electrolyte irrespective to the nature of other ion with which it's associated। मतलब इसका बोलने का सीधा साधा मतलब ये है कि भाई अगर तुम्हें मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है कंपाउंड की, तो उसका जो आयन माइग्रेट कर रहे हैं उनके सम के इक्वल होता है, उसकी मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर हो गया? तो देखो यही बोल रहा है इसने कि अगर एक इनफाइनाइट तुम्हारा डाइल्यूशन है, ठीक है, और हर एक आयन जो है वो माइग्रेट कर रहा है इंडिपेंडेंटली, ठीक है, ऑफ इट्स co-ion and makes its own contribution to the total molar conductivity। वो अपने क्या कर रहे हैं, वो जो माइग्रेट कर रहा है वो भी तो कंट्रीब्यूट कर रहा है मोलर कंडक्टिविटी में। तो वही बता रहा है, और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ अदर आयन एंड विथ इट्स एसोसिएटेड। ठीक है, उसके ही नेचर के अकॉर्डिंग विद रिस्पेक्ट टू अदर आयन। क्लियर है? तो ये आपका कोलोलॉस लॉ बोलता है, बहुत इजी, अपन ने सामने पढ़ा एसिटिक एसिड को लेके। तो एसिटिक एसिड का एसिटेट आयन और H+ आयन इज इक्वल टू होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ किसके, एसिटिक एसिड के। ठीक है, ये आपको सीधा सीधा आपको स्टेटमेंट पूरा प्रूफ करना था, लिखना था, तो और आगे बढ़ना है। ठीक है, चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला, राइट द हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, आपको इसमें हाइब्रिडाइजेशन बताना है और मैग्नेटिक कैरेक्टर बताना है। काफी ज्यादा ईजी है, बहुत बार देख चुके हैं। ठीक है, आप सभी से भी आता होगा एक बार अपन, मगर यहाँ पे रिवाइज करेंगे बाको। अच्छा, यहाँ पे क्या है, निकेल है, तो आप सभी को सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता ही होना चाहिए, उसके बिना हाइब्रिडाइजेशन अपन नहीं निकाल सकते। क्लियर है? देखो यहाँ पर सबके एटॉमिक नंबर गिवन है तुम्हारे पास, अब इसका बस निकाल लो कि कितने इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है या निकाल रहा है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर है 4, ठीक है, तो ये हो जाएगा -4 और इसके प्लस में कितना है, -2 है प्रेजेंट में। ठीक है, तो अपन निकाल रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसका निकाल रहे हैं उसको X रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर कितना है, क्लोरीन 4 है। ठीक है, और चारों की क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, -1, तो 4 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -4 इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन स्पेयर के ऊपर क्या चार्ज है, 2-, तो X इज इक्वल टू कितना जाएगा, +2। क्लियर है? ठीक है, तो निकल के ऊपर कितना चार्ज है, वो है +2। क्लियर? चलो जाओ, यहाँ पे हो जाएगा निकल के ऊपर है भाई 2+ चार्ज, और अगर 2+ चार्ज है मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा होगा, और इसमें से 28 में से अगर 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, बचे जाएंगे 26।
बच जाएंगे 26। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपको निकालना है वो 26 का बस निकालना है। ठीक है, तो हम सभी को पता है, देखिए दिमाग बस लगा लो, अर्गन तक तो एकदम ही स्टेबल चलता है और कॉन्फ़िगरेशन 18 तक, 18 में से कितने बच गए इलेक्ट्रॉन, 8 और बच गए 26। ठीक है, तो यहां पर इसका कितना हो जाएगा 3d8 हो जाएगा। और मैंने बहुत पहले एक तरीका ही बताया था कैसे निकाल सकते हो, 2 8 8 और 8 से। ठीक है, ये होगा 10 और ये 16 होगा 26। क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहां तक तो स्टेबल चलेगा। देखो 1s2 2s2 2p 3s2 2p 3s2 3p और यहाँ पे क्या बचाएगा 3d8 बचा ना सिर्फ। क्लियर है, तो ऐसे अपन निकाल सकते हैं। चलो जाओ यहाँ पे, अब ये देखो 3 सीरीज है, 3 सीरीज है मतलब उसमें क्या क्या आ सकता है, p s s p और d आ सकता है। ठीक है, इसके पास क्या होगा 4s भी तो सीरीज हो सकती है, तो क्या हो जाएगा उसका 4s 4p 4d भी उसके पास होगा। क्लियर है, चलो आ जाओ यहां पर। अब इसका जरा इसको निकालो ऑर्बिटल में अपन इसको सजाते हैं इसके इलेक्ट्रॉन को। क्या हो जाएगा देखो, यहां पर 2 3 4 5 ऑर्बिटल होते हैं, डी में होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को रखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 इलेक्ट्रॉन रख दिए। क्लियर, अब यहां पर आपको निकालने हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा भाई। तो जो क्लोरीन है वो कहां पे आके बैठेगा, सबसे पहले आपको उनको ये देखना पड़ेगा क्लोरीन वीक लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो देखो क्लोरीन जो है वो होता है वीक लिगेंड, फ्लोरीन भी होता है वीक लिगेंड, और इसकी भी बात कर लेते हैं अमोनिया, ये होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। सर इनका फर्क क्या पड़ता है कि अगर बेटा स्ट्रॉन्ग लिगेंड हुआ तो ये जो अनपेयर दिख रहा है वो इसकी भी पेयरिंग करा देगा एक के साथ। ठीक है, क्योंकि ये वीक है तो ये ऐसे ही रह आएगा। क्लियर हो गया। चलो अब आ जाओ, यहां पर इसके पास 4s सीरीज होगी तो इसके पास क्या होगा 4s भी होगा। ठीक है, इसके पास क्या होगा p भी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये 2 p भी होंगे और इसके पास d भी होगा। क्या होगा d भी होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 3 4 और ये 5 ऑर्बिटल बन गए। ठीक है, अब बता क्लोरीन को सजाना है। ठीक है, तो क्लोरीन क्या होगा 1 2 3 4 इधर के आके बैठ गए क्लोरीन। ठीक है, ये क्लोरीन बैठ गया, क्लोरीन क्लोरीन और क्लोरीन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब यहां पर देखो कितने ऑर्बिटल से कंपाउंड बन रहा है, या फिर एक साइड बोलूं मैं कितने ऑर्बिटल जो हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ठीक है, तो कितने देखो, एक s का है और p के 3 है, तो क्या हो जाएगा sp3 हो जाएगा। कितना इजी था, तो ऐसे निकलती है हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हो गया। क्लियर है, अब देख लो उसमें पूछा तुमसे मैग्नेटिक कैरेक्टर, तो कैसे बताओगे, अगर पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो डायमैग्नेटिक, अगर अनपेयर्ड हैं तो पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाए देखो, ये कौन कौन से हैं, ये इनको क्या बोलोगे, पेयर बोलोगे अनपेयर बोलोगे, अनपेयर बोलेंगे। ये हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा बेटा तुम्हारा पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। क्लियर, कितना इजी था, कितना इजी था। ठीक है, अब ये वाला मैंने थोड़ा स्लो कराया था, बाकी के अपन जल्दी जल्दी देखेंगे। चलो आ जाओ यहाँ पर, अब बात कर लेते हैं कोबाल्ट की। ठीक है, यहाँ पे देखो ये रहा कोबाल्ट, 3+ चार्ज है, अमोनिया को छोड़ो। ठीक है, यहाँ पे क्या है 3+ चार्ज है, तो बस कोबाल्ट के ऊपर 3+। ठीक है, एटॉमिक नंबर 27, 3 है इलेक्ट्रॉन, 27 एटॉमिक नंबर, तो कितने बच गए उसके पास 24 प्लस चार्ज है तो दे रहा होगा। ठीक है, तो 27 में से 3 दे दिए, बच गए 24। ठीक है, तो उसके पास बच गए 24 इलेक्ट्रॉन्स। अब वापस से तुम्हें ये निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों, देखो इसके पास कितने थे, इसके पास थे 26, तो ये आया 24 हैं, तो कितने कम है देखो 2 कम है। ठीक है, 2 कम है तो इसमें से 2 हटा दो तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे लगभग, बचेंगे ना। ठीक है, तो क्या करना है, यहां से 2 हटा दो, एक और जो 2 हटा दो, कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर लिखेंगे CO3+। ठीक है, इसका 3+ है, एटॉमिक नंबर इसका होता है कितना 27 माइनस मैंने 3 कर दिया, कितना जाएगा 24 आ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो 2884 ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो बस इसमें से अपन को ऐसे निकालना है। चलो अपन निकाल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास। ठीक है, सो कोबाल्ट 3+ के पास कितनी चीजें हैं। ठीक, यहां से मैंने कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, 3 निकाल लिए, बच गए इसके पास 5। ये कितना था 6 था, मैंने 3 क्या कर दिया, मैंने 2 गायब कर दिया, तो बच गया 6। ठीक है, तो यहां पर जाएगा आपका 3d6। क्लियर, किसी को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब आ जाओ, यहाँ पर लिखा दूंगा मैं, अब डी सीरीज बना रहा हूं, देखो यहाँ पे डी। ठीक है, ये 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 हो गए, 5 ऑर्बिटल। सजाओ इनको जरा, 1 2 3 4 5 और ये 6।
क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहां पर मैंने क्या बोला, ये कौन सा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये क्या कराएगा बेटा, इनकी पेयरिंग करा देगा, जो जो अनपेयर्ड है उन सबको पेयर करा देगा, ठीक है। तो सबकी पेयरिंग करा दो एक बार, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूं, जैसे ही NH3 आया, जैसे ही NH3 आया उसने क्या करा, इसकी पेयरिंग करा दी, तो कैसा दिखेगा, आप देखो ये जो d ऑर्बिटल है अब कितना दिखने वाला है, ये 2 3 4 और ये 5, सब की पेयरिंग करा दो 1 2, ये इसके साथ पेयर तो ऐसा दिखेगा, ये इसके साथ पेयर तो ऐसा दिखेगा, 2 ऑर्बिटल खाली हो गए। अब आप किसने जगह बनाई थी, NH3 ने, तो क्या वो आके नहीं बैठेगा, बिल्कुल आके बैठेगा, ठीक है। तो क्या होगा यहां पर, इसके पास क्या होगा, S भी होगा, इसके पास P भी होगा, होगा कि नहीं होगा, SP तो सब में ही होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या जाएगा, देखो NH3 कितने 6 बार जुड़ा हुआ है, देखो 6 बार, तो जोड़ दो यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये तीसरा NH3, ये चौथा NH3, ये 5वां और ये आपका 6वां, ठीक है। तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ये NH3 है, ये आया अपने इलेक्ट्रॉन रख दिए इसने, ये NH3 3 बार आ गए, ये 4 बार आ गए, ये 5 बार आ गए और ये 6वीं बार आ गए। कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस हाइब्रिडाइजेशन में, देखो D2sp3, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, D2sp3, इजी था, D2sp3, क्लियर है, इतना सबको समझ में आ गया, बस। तो आपको ऐसे ही करना है। अब यहाँ पे देखो मैग्नेटिक कैरेक्टर में सारे के सारे पेयर्ड हैं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, डायामैग्नेटिक, ये हो जाएगा आपका डायामैग्नेटिक, क्लियर हो गया, ठीक है। चलो अब आते हैं अपन कौन सा, आयरन पे F6 है, तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, ये वाला आप करिएगा, क्यों, बस इतना बता दे रहा हूं, ये आपका बेटा वीक लिगेंड है तो ये पेयरिंग नहीं कराएगा। आयरन क्या है, आयरन इसमें 3+ फॉर्म में, 3+ फॉर्म में मतलब 23 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, तो अब आप वो कर ही सकते हो, अब तो वो कर ही सकते हो, 3 इलेक्ट्रॉन है आखिरी के सेल में, तो डी में भी 3 ही जाएंगे, 3 जाएंगे, तो बाकी के सब आप पेयरिंग करा देना, क्लियर हो गया, ठीक है। तो यही आपको ऐसे करना है, फिर अपन अब आगे चलते हैं, चलो चलिए अब अपन देखेंगे किसका और पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या बोला है, राइट द आईयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, ये आपका कॉम्प्लेक्स गिवन है, तो बहुत ज्यादा इजी है, मैं आपको सीधे सीधे नाम बोलते जाऊंगा, आप उसको अरेंज करते चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या दिया है आपके पास, कोबाल्ट है, ठीक है, मैं CO लिख रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर अमोनिया दिया है तो अपन उसको अमाइनो बोलते हैं, 4 बार जोड़ा है तो ये टेट्रामाइनो हो जाएगा, ठीक है। वाटर का नाम बेटा एक्वा होता है, और यहाँ पे क्लोरीन है तो इसको मैं क्लोरो लिखूंगा, ठीक है, और यहाँ पर क्लोरीन है तो क्लोरीन ही लिखूंगा क्योंकि बाहर है वो, क्लियर। अब आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना है या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है किसका, इस सेंट्रल एटम का। चलो जाओ सेंट्रल मेटल को अपन बात कर लेते हैं, इसको निकालना है, हम सभी को पता है ये अमोनिया, ठीक है, और आप ये क्या होते हैं बेटा, न्यूट्रल होते हैं, तो ये तो पहले ही कट गए, ठीक है, ये 0 ये 0, तो इस बार तो काउंट ही नहीं होगा, ठीक है। अब इसका निकालना है तो X रख रहा हूं, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्लोरीन कितना है, एक ही प्रेजेंट है तो 1 इंटू वैलेंसी कितनी होती है -1, प्लस यहाँ पर देखो 2 प्रेजेंट है, ठीक है, 2 क्लोरीन है और इसकी वैलेंसी कितनी होती है -1 इज इक्वल टू 0, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर X इज इक्वल टू कितना जाएगा, देखो ये हो जाएगा -3 +3 हो जाएगा, इस साइड जाएगा तो टोटल -3, उस साइड चला गया तो +3, तो ये होगा आपका +3, क्लियर है। मतलब कोबाल्ट के ऊपर चार्ज कितना है बेटा, 2CO3+ है, ठीक है, बस आपको यही काम का था। अब बाकी का अपन नाम लिखते चलते, ठीक है। यहाँ पर क्या नाम हो जाएगा इसको, देखो यहाँ पर है टेट्रा, ये जाएगा टेट्रा अमाइनो, ठीक है, यहाँ पर टेट्रा अमाइनो, फिर क्या आएगा एक्वा, फिर आएगा एक्वा, ठीक है, ये हो जाएगा क्लोरो, ठीक है, और यहां पर ये क्या होगा, सेंट्रल एटम का नाम क्या है, कोबाल्ट, कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट उसका 3, ठीक है, तो 3 को अपन रोमन नंबर में लिखते हैं, और अगर जो भी आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर मतलब लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट है तो उसका नाम पूरा का पूरा लिख दो क्लोरीन, प्लस या माइनस होता तो आयन भी लगाते, या फिर तुम्हारा जो क्लोरीन है अंदर का क्लोराइडो भी हो जाता, क्लियर है, क्योंकि यहां आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो अपन ने ऐसे लिख दिया, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा आपका नाम टेट्रा एक्वा, ठीक है, टेट्रा तुम्हारा टेट्रा अमाइनो एक्वा, ठीक, क्लोरो कोबाल्ट 3 और क्लोरीन, समझ में आ गया। चलो अब देखो तुम्हारा सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्बिडेंट लिगेंड एंड बाइडेंटेड लिगेंड, तो बहुत ज्यादा इजी है, इसमें कुछ नहीं, ठीक है, नाम पे जाओ, एम्बिडेंट और बाय, मतलब जो भी लिगेंड दोनों साइड से अटैक कर सके, दोनों साइड से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सके, अटैक कर सके सेंट्रल मेटल की साइड, तो वो क्या होता है आपका बाइडेंटेड होता है। और एम्बिडेंट क्या होता है कि उसके पास अटैकिंग साइड तो 2 हो, जैसे तुम्हारा NO2 होता है, ठीक है, क्या होता है तुम्हारा NO2 होता है,
ठीक है, ये अटैक नाइट्रोजन से भी कर सकता है और ऐसे भी कर सकता है, NO, मतलब आप क्या कर रही है, ऑक्सीजन से भी अटैक कर रहा है। मतलब अब जब एम्बिडेंट को मतलब ये होता है कि एक एटम या फिर एक तुम्हारा लिगेंड जिसके पास अटैकिंग साइड दोनों हो, नाइट्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, लेकिन वो एट अ टाइम अटैच होता है किसी एक से ही, क्लियर है, या फिर वो एट अ टाइम जो डोनेट करेगा या फिर तुम बॉन्ड बनाएगा वो किसी एक ही एटम से बनाएगा। क्लियर हो गया। ये देखो अटैकिंग साइड क्या है, एक नाइट्रोजन, ये भी क्या है अटैकिंग साइड है, क्लियर है, और यहां पर क्या ये ऑक्सीजन जो है ये भी तो अटैक कर सकता है, ये भी अटैक कर सकता है, जिसके कारण यहां पर इसको ही बोलते हैं एम्बिडेंट, दोनों टाइप का बिहेवियर, ठीक है, दोनों अटैकिंग साइड, लेकिन जब ये अटैक करेगा तो ये क्या होगा, एक ही साइड से करेगा। जब ये जुड़ेगा किसी सेंट्रल एटम से, मेटल से, तो वो एक ही साइड से जुड़ेगा, ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा। बाइडेंटेड में दोनों साइड जुड़ सकता है, एथिलीन डायमाइन वाला तो ई के साथ दोनों साइड है उसके पास, यहां पर भी है यहां पर भी अटैकिंग साइड। क्लियर हो गया। तो ऐसे ही आपको बस ध्यान रखना है थोड़े थोड़े। चलो अब ये क्या है, आउट ऑफ FeNH3 6 बार जोड़ रहा है, 3+ उसका है, और यहां पर सिर्फ इसको देखो फर्क कहां पे है, ये NH3 और यहां पर देखो C2O4 है। क्लियर है। यहां पर दो चीजें प्रेजेंट है। अब इसने बोला है कि विच कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल एंड वाई, ठीक है, तो यहां पर हम सभी को पता है यहां पर चिलेशन हो जाता है, और चिलेट अगर बना दिया तो वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। कैसे होगा चिलेट, ठीक है, यहां पर ये आयरन होगा, ठीक है, देखो 3 बार जुड़ा हुआ तो कैसे जुड़ेगा, ये C डबल बॉन्ड हो, ठीक है, ऐसे C डबल बॉन्ड हो, क्लियर हो गया। यहां पे होगा फिर O, ये ऑक्सीजन से जुड़ा होगा, C डबल बॉन्ड हो, ये ऑक्सीजन से जुड़ा होगा, C डबल बॉन्ड हो, ये इससे बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है, तो इससे कोई बोलते हैं चिलेशन। ये 3 बार जुड़ेगा, मगर या एक ही बार जुड़ा है, वो 3 बार जुड़ेगा, ठीक है, तो ऐसा क्या हो जाएगा, एक और जोड़ दो ऐसा, O C डबल बॉन्ड हो और यहां पर C डबल बॉन्ड हो, ऐसे, और एक और बार जोड़ दो, ठीक है। यहां पर अपन को क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे चिलेशन इफेक्ट देखने को मिल रहा है, मतलब एक कंपाउंड जो है वो चिलेट आयन बनाएगा, और चिलेट आयन बेटा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है, तो इसीलिए तुम्हारा आंसर क्या होगा, ये वाला जो बनाएगा एक क्या बनाएगा, स्टेबल कॉम्प्लेक्स, मोर स्टेबल होगा। रीजन में क्या लिखोगे, वाई, क्योंकि वो बना रहा है चिलेट आयंस, चिलेट कंपाउंड बना रहा है, चिलेशन इफेक्ट शो कर रहा है, क्लियर है, तो ये इसका रीजन होगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कैलकुलेट EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल। इसका EMF निकालना है भाई, ठीक है, तो सबसे पहले तो तुम्हें फॉर्मूलेज पता होने चाहिए, ठीक है, तो यहां पर पता है EMF ऑफ द सेल, ई सेल कैसे निकलता है, यहां पर E0 सेल माइनस, यहां पर इसको पूरी की वैल्यू को कैलकुलेट करता है तो 0.059 आता है, लेकिन अप्रोक्स में उसको 2 लिख रहा हूं, लॉग में क्या लिखोगे, यहां पर तुम्हारा इनिशियल वाला, मतलब यहां पे तुम लिखोगे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट वाला। क्लियर हो गया। तो यहां पर क्या, तो ये तुम्हारा सेल दिया हो तो इसका क्या हो जाएगा Zn, ठीक है, प्लस यहां पर हो जाएगा Ag प्लस, जो कि बना रहा है Zn2 प्लस, ठीक है, Zn2 प्लस, और बना रहा है Ag, ये बना रहा Ag। क्लियर है। अब इसको बैलेंस भी तो करना पड़ेगा, क्यों, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं और यहाँ पे क्या देखो एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो क्या करूं, यहाँ पर मैं 2 लगा दूं तो अब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2Ag बनेगा। बैलेंस तो करना पड़ेगा ना भाई। क्लियर हो गया ना, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां पर हमें क्या देखने को मिला, ये Zn जो है ये जा रहा है 2+ में, मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्लियर है। यहां पर Ag जो प्लस में था वो जा रहा है 0 में, मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, इसका हो रहा है बेटा रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, लॉस करेगा तो ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब अपन यहां से क्या निकाल सकते हैं, हम यहां से E0 सेल तो निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं हम, E0 सेल क्या होता है, E0 सेल इज इक्वल टू होता है E कैथोड माइनस E एनोड, यही होता है E कैथोड माइनस E एनोड, ठीक है। तो बस सीधे सीधे माइनस कर देंगे। यहां पर देखो हम सभी को पता है ऑक्सीडेशन कहां पर होती है, एनोड पर, तो यहां पर ये एनोड वाला नंबर है, और रिडक्शन कहां पे होता है, कैथोड पर, तो ये आपका रिडक्शन वाला जो है वो कैथोड वाला नंबर। क्लियर हो गया। यहां पर वैल्यूज देख लेंगे, यहां पर देखो Ag प्लस और Ag में कितना आ रहा है वैल्यू, देखो यहां पर है 0.80, 0.80 किसका हो जाएगा, रिडक्शन वाला, तो यहां पर रख दूं 0.80,
क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखो तुम्हारे पास माइनस, यहां का माइनस, ठीक है। ई एनोड की वैल्यू कितनी है, माइनस 0.76, तो मैं रख रहा हूं माइनस 0.76 ऐसे। क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहां पर इसको माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये कितना का 0, 8 और 7 कितना होगा 15, तो 1.56 हो जाएगा, ये 1.56 हो जाएगा। क्लियर है, 0 से 6 यहाँ पे तुम्हारा 1, तुम कैलकुलेशन क्या बताऊं। क्लियर है ना, इतना समझ में आ गया, ठीक। यहाँ पर ई नॉट की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब लॉग हमें क्यू रखना पड़ेगा। यहाँ पे क्यू होता है, क्यू मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पर Zn2 प्लस मतलब ये जो एजी बन रहा है वो अपॉन तुम्हारा Zn। क्लियर हो गया, यहाँ पे जो भी तुम्हारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है, उसका तुम्हारा ऐसे तुम्हें लिखना पड़ता है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहां पर मैं रखूंगा ऐसे, ठीक है। ये देखो ऐसे रखूंगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे देखो, Zn2 प्लस अपॉन रिएक्टेंट क्या है आपके पास 2Ag, तो Ag सामने है प्लस, तो ये जाएगा स्क्वायर इसका, ये क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर। क्लियर हो गया यहाँ पे तक, सबको क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक। यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, तो ई नॉट, ई सेल की वैल्यू निकालो जरा। ई सेल कितना हो जाएगा 1.56 माइनस 0.06 को मैं लिख सकता हूं 0.03, 0.03। क्लियर, ये 2 कैसे है सर, 2 बेटा n होता है, n मतलब कितने इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पार्टिसिपेट कर रहा था। अपन ने देखा, देखो Zn से 2 प्लस जा रहे हैं मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। मैंने वैल्यूज को कट कर दिया तो 0.3 आ गया। क्लियर, अब यहां पे वैल्यूज को पुट करो इनटू लॉग, ठीक है। Zn2 प्लस की वैल्यू कितनी है देखो, यहां पर कंसंट्रेशन कितना दिया है 0.01 दिया हुआ है, जिसको मैं लिख सकता हूं 1 इंटू 10 की पावर -2 लिख सकता हूं, ठीक। यहां पर कितना देखो, यहां पर Ag प्लस की दी गई है 1 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। सारी वैल्यूज को मैं पुट करूंगा, देखिए Zn कितना जाएगा देखो 1 इंटू 10 की पावर -2 बाय ये हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर ऐसे। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहां पर देखो ये हो जाएगा 1.56 माइनस 0.03 लॉग, ठीक है। अब यहां पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना 1 इंटू 10 की पावर -2 बाय 1 इंटू 10 की पावर, ये कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, ठीक है। यहां से ये कैंसिल, कितना हो जाएगा 10 की पावर -4, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 की पावर 4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा देखो 1.56 माइनस 0.03 इंटू लॉग 10 की पावर 4, लॉग m की पावर n क्या होता है तुम्हारा लॉग mn, ठीक है। यहाँ पे कितना जाएगा देखो 1.56 इंटू 0.03 माइनस है ये 0.03 माइनस 0.03, ठीक है, इंटू ये सामने जाएगा तो इंटू 4 हो जाएगा, और लॉग 10 की वैल्यू वैसे भी क्या होती है 1 होती है। क्लियर, यहां तक सभी को क्लियर। अब बस इसको कैलकुलेट करना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये जाएगा 2, ये जाएगा 1, 0.12 माइनस 1.56, इसको कैलकुलेट कर लो तो कितना जाएगा देखो, ये जाएगा तुम्हारा 1.44 हो जाएगा, ठीक है। तो 1.44 क्या आएगा आपका, ई सेल की वैल्यू आ गई, वोल्ट में वो आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया, मैंने इसको थोड़ा सा लॉन्ग में बता दिया है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, यहीं पे आप वैल्यूज को पुट कर सकते हो पूरा निकाल के, ठीक है। मैंने आपको थोड़ा कैलकुलेशन इजी करने के लिए बस बता दिया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 6, इसको कट करोगे 10 की पावर -4, ऊपर जाएगा 10 की पावर 4 हो जाएगा, 10 की पावर 4 लॉग 10 की पावर 4, उसको मैं लिख सकता हूं 4 log 10, log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, तो सीधे सीधे इंटू करके निकाल दिया। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया है, बहुत ज्यादा इजी था, बस अपन को यही निकाला था, अपन आगे चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे कही राइट द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग, ठीक है। यहाँ पर आपको मेजर प्रोडक्ट के बारे में बताना है, ठीक। यहाँ पर दिया है बेंजल्डिहाइड, ये हो रहा है नाइट्रेशन, यहाँ पर टेम्परेचर आपको दिया है 0 से तुम्हारा 10 डिग्री सेल्सियस तक। क्लियर है, मतलब तुम्हारा 273 से 283 तो लगभग वही होता है। चलो अब यहां पर हम सबको पता है यहाँ पर हो रहा है नाइट्रेशन, ठीक है। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि भाई मेरा डायरेक्टर है ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है कि क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबको पता है कि बेंजल्डिहाइड क्या होता है, मेरा डायरेक्टर होता है। तो यहाँ पर आपका जो नाइट्रेशन के लिए जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहां पर आके बैठ जाएगा देखो, C डबल बॉन्ड हो, ये H और यहाँ पर हो जाएगा नाइट्रेशन, ठीक है, NO2 इधर जाके जुड़ जाएगा, मेटानाइट्रो तुम्हारा बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। क्लियर है, तो ये आपको सभी को पता होना चाहिए कि जो बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड है, ये क्या होता है बेटा, मेटा डायरेक्टर होता है, मेटा डायरेक्टिव होता है, ठीक है, मेटा डायरेक्टिव होता है। क्लियर हो गया, बस इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे जाइए, क्या देखो COO Na और NaOH CO के साथ हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है,
डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या निकलने वाला है, देखो ये आपका Na, ये पूरा का पूरा निकल जाएगा Na और ऐसा पूरा क्या क्या निकला, देखो 2 Na तो ये हो जाएगा Na2। C कितने हैं, देखो एक C, यहाँ पे कितने O है, 1 2 और ये 3, तो CO3, Na2CO3 निकल जाएगा, पूरा का पूरा कंपाउंड जोड़ दो इसके साथ हाइड्रोजन, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा आपका साइक्लोहेक्सेन, ये बन जाएगा आपका साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, ये हो जाएगा आपका साइक्लोहेक्सेन। क्लियर हो गया, चलो आगे जाओ। यहां पर देखो क्या है, ये एसिटल्डिहाइड है, ये एसिटल्डिहाइड है और ये कर रहा है किसके साथ, देखो NH2OH के साथ। तो क्या होगा, ये H2 को मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो H2N और ये आपका OH, क्या निकल जाएगा, देखो यहां से वाटर निकल रहा है, यहां से वाटर निकल जाएगा, क्या बनेगा, देखो CH3, ठीक है। यहां पर सिंगल बॉन्ड C, यहां पर बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड OH और इसके पास एक हाइड्रोजन, ऐसा, इसको ऑक्सिजन भी बोल देते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनने वाला है। और हर अमोनिया डेरिवेटिव को, हर अमोनिया, ये भी अमोनिया डेरिवेटिव तो है, H की जगह पे बस OH लगा दिया है, ठीक है, वरना NH3 हो जाता वो, ठीक है। हर अमोनिया डेरिवेटिव को आप ऐसे ही निकालोगे जब भी रिएक्शन होगी तो, ठीक है। क्लियर है, तो ये सारे के सारे अपन ने आंसर देखे, काफी ज्यादा इजी लगे होंगे आपको, मेरे को पता है, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, चलो 6th क्वेश्चन की बात करते हैं। 6th क्वेश्चन क्या है आपका, देखो ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेनॉल इज इजियर देन प्रोपेनोन, ठीक है। जहां पर सब अल और ओन पे ध्यान दो, ठीक है। अल क्या है तुम्हारा, ये हो गया एल्डिहाइड, ये हो गया आपका एल्डिहाइड, और यहां पर ओन दिया है तो ये हो जाएगा आपका कीटोन, बस इस पे ही ध्यान देना है हमें, ठीक है। ये आपका प्रोपेनल है तो कैसे देखेगा, CH3 CH2, यहां पर C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर आपका क्या प्रोपेनोन है, मतलब तुम्हारा भाई एसीटोन हो गया, ठीक है। कैसे देखेगा, देखो ये ऑक्सीजन, यहां पर होगा C, ये CH3 और ये एक CH3, 3 कार्बन बना कीटोन, 3 कार्बन बना एल्डिहाइड। क्लियर है, फर्क कहां दिख रहा है बताओ, ठीक है। इसके पास है एक हाइड्रोजन, इसके पास CH3 है। क्लियर है, तो हम सभी को पता है कि यहां पर एल्डिहाइड जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ये ऑक्सीडाइज नहीं होते। इनका अगर विग्रस ऑक्सीडेशन कर दिया तुमने एलिवेट करके टेम्परेचर वगैरह, तो यहाँ पे क्या मिलता है, मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं, लेकिन इजीली नहीं होते। इसलिए तो टॉलरेंस रिएजेंट में जो तुम्हारा होता है, टॉलरेंस टेस्ट जो देते हो, इसी बेस पे तो होता है वो, क्यों, क्योंकि वो भी क्या कराता है, तुम्हारा ऑक्सीडेशन कराता है। क्लियर, ये सब बात तो अलग हो गई सर, मगर क्यों नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन है, ठीक है, इसके पास क्या है, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन है, तो यहां पर एक ऑक्सीजन वो लगा सकता है, ठीक है। यहां पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो मैं लिखूंगा नो हाइड्रोजन, कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो यहां पर वो कोई भी ऑक्सीजन नहीं लगा सकता, बस इतना ध्यान रख लेना। क्लियर है, तो आप एक रीजन ये भी लिख के आ सकते हो कि एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, कीटोन नहीं होते। कीटोन ऑक्सीडाइज करना है तो तुम्हें एलिवेट करना पड़ेगा टेम्परेचर, विग्रस ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड तब जाके मिलेगा, लेकिन एल्डिहाइड हो जाते हैं, ठीक है। तभी तुम्हारा टॉलरेंस टेस्ट भी वगैरह वो देता है। क्लियर है, बस इतना ही आपको बताना था। अब अपन आगे चलते हैं। लेकिन क्या होगा, यहाँ हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन लगा सकते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है तो नहीं लगा सकते। क्लियर है, तो ऐसे है तुम्हारा समझ में आ जाएगा। चलो अब आ जाओ, यहाँ पे क्या लिखा, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन। बहुत बार अपन टेस्ट पढ़ चुके हैं, बात कर लेते हैं, ठीक है। एसिटोफिनोन कैसा दिखेगा, देखो यहाँ पर फिनोन बना दो, फिनोन बना दो और एसिटिक एसिड के साथ जोड़ दो, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या होगा C डबल बॉन्ड O और ये CH3। एसीटोन के एक CH3 को हटा के एक फिनाइल टाइप का जोड़ दो, बेंजीन जोड़ दो, ठीक है, इसको बोलते हैं एसिटोफिनोन। चलो अब यहाँ पे बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन में क्या करो, एसीटोन के पास 2 ही, एक फिनाइल ग्रुप जोड़ दो और एक बेंजाइल ग्रुप जोड़ दो, ऐसा, मतलब बात वही हो गया ना, एक बेंजीन और एक फिनाइल, इसी को क्या बोलोगे तुम, तुम्हारा बेंजोफिनोन। इसको कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो सर, बहुत इजी कर सकते हैं, बिल्कुल तुम्हें एक चीज दिख रही होगी, क्या, यहां पर से तुम्हारा दोनों साइड बेंजीन है, यहां पर एक साइड CH3, मतलब टर्मिनल पर ये क्या, देखो ये रहा टर्मिनल पर, टर्मिनल पर आपका क्या है बेटा, CH3 ग्रुप है, CH3 ग्रुप है तो ये एक टेस्ट देता है, CH3 ग्रुप मिथाइल ग्रुप है तुम्हारा टर्मिनल पर, ठीक है, तो ये एक टेस्ट देता है, इसी को बोलते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या देगा, येलो कलर देगा, ये नहीं देगा, क्यों, CH3 है ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या देगा, नेगेटिव, ये देगा आपका नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। क्लियर हो गया, चलिए अब देखो अपना तुम्हारा थर्ड वाला क्या है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव। ये तुम्हारा एक डेरिवेटिव दिया है, इसका स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। क्या देखो,
2,4 डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन ऑफ प्रोपेनोन। इसने देखो डराने के लिए बहुत बड़ा नाम दिया है बहुत इजी। चलो अपन बना के देखते हैं कैसे बनाएंगे। चलो यहां पे देखो, यहां पर मैं बना रहा हूं, ये हो गया आपका सेकंड वाला, ये था अपना फर्स्ट वाला, अब अपन देखेंगे थर्ड वाला। ठीक है, अगर मैं क्या करूं, प्रोपेनोन जो अपना एसीटोन ही है, ठीक है, CH3, C डबल बॉन्ड हो, यहां पर CH3, इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ करा दूं, देखो 2,4 मतलब अपन 2,4 DNP टेस्ट करा दें, 2,4 डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। ठीक है, तो कैसे देखेगा, देखो यहां पे ऐसे लिख रहा हूं मैं, ये रहेगा NH2, ठीक है, NH, इससे ही जुड़ा होगा आपका क्या, 2,4 डायनाइट्रो, ये रहेगा आपका 2,4 डायनाइट्रो, ऐसा यहां पर NO2, क्या NO2, 2,4 हो गया डायनाइट्रो। क्या करना है सर, वाटर निकाल लो, बहुत इजी। ठीक है, तो यहां पर ऑक्सीजन दिख रहा है आप सभी को, यहां पर H निकल रहा है, पूरा मॉलिक्यूल को जोड़ देंगे साथ में, तो कैसे देखेगा, देखो यहां पर ये आपको दिखने वाला है ऐसा, CH3, C डबल बॉन्ड हो, ठीक है, मैं इसको ही हटा के लिख रहा हूं, देखो क्या हो गया, इसकी जगह पे निकल गया, तो यहां पे क्या जाएगा तुम्हारा डबल बॉन्ड C, यहां पर CH3 और ये CH3, खत्म, ये आपका बन जाएगा। ठीक है, यहीं पे हुआ, यहीं से वाटर निकल गया, और मैंने क्या लिखूंगा, यहां से वाटर निकल गया। आप लोग पहला स्टेप भी लिखिएगा, ठीक है, पहले स्टेप से बनाइएगा वो, क्लियर हो गया। इसी को बोलते हैं तुम्हारे क्या, देखो 2,4 डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेनोन, प्रोपेनोन से बना ना ये, क्लियर है। तो ये आपका आंसर होगा, कितना इजी था। चलो यहाँ पे अपन ने तीनों पार्ट देख लिए, अब अपन नेक्स्ट पर चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिडक्शन टेक्स 30 मिनट्स फॉर 75% डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट टी हाफ। टी हाफ निकालना है फर्स्ट ऑर्डर का, सबसे पहले फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है, टी हाफ का क्या होता है, देखो टी हाफ इज इक्वल टू कितना होता है आपका, ये 1/2, ठीक है, इज इक्वल टू कितना होता है 0.693 बाय के, तो के की वैल्यू निकाल लेंगे तो अपना टी हाफ आ जाएगा, क्लियर है। तो टी के की वैल्यू कहां से निकाल लेंगे, इतनी वैल्यूज तो गिवन है, ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे गिवन क्या क्या है हम सभी को, यहां पर गिवन है 30 मिनट्स, तो टी इज इक्वल टू 30 मिनट गिवन है, ठीक है। यहां पर टी तुम्हारे पास 75% डिकम्पोजिशन हो सकता है, ठीक है, तो यहां पर अपन मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं इसको, ठीक है, लेट्स एज्यूम इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था, इनिशियल जो कंसंट्रेशन था वो था आपका 100, ठीक है, और बाप के जब आफ्टर 75% डिकम्पोजिशन आज का कितना बच गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 100 माइनस 75 मतलब 25। ऐसे ले क्या होगा, तो पूरे के पूरे नंबर देगा वो, एक नंबर भी नहीं काटेगा, ठीक है। तो चलो सीधे फॉर्मूले को पुट करेंगे, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, k इज इक्वल टू होता है 2.303 बाय आपका क्या होता है टाइम, बाय टी होता है ना, टी कितना है, देखो तुम्हारे पास टी है, आपके पास है 30 मिनट्स लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन आपने अभी निकाला 100 एज्यूम किया, और तुम्हारा निकल के क्या है फाइनल फिर 25, सीधे सीधे तुम्हारा कट रहा है, इसको इससे काट दो 4 टाइम्स कट गया, ठीक है, और देखो log 4 की वैल्यू है 0.6, तो अपन सीधे वैल्यूज को पुट करेंगे, k इज इक्वल टू 2.303 बाय 30, ठीक है, log 4 की वैल्यू है इंटू 0.6, तो ये कितना जाएगा, देखो ये जाएगा 50 टाइम्स, ठीक है, ये जाएगा 50 टाइम्स, k इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 बाय 50, ठीक है, कैलकुलेट करोगे तो k इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.046, लगभग इतना आएगा, इसके ही आसपास आएगा। k की वैल्यू आ चुकी है, इसमें पुट करेंगे तो टी हाफ आ जाएगा, ठीक है। तो चलो अब अपना नेक्स्ट टाइम क्या, नेक्स्ट चीज क्या है, इसमें पुट करना है, चलो वैल्यूज को पुट करेंगे, आ जाओ, ठीक है, तो यहां पर टी हाफ इज इक्वल टू जाएगा 0.693 बाय के की वैल्यू कितनी है, देखो के की वैल्यू आ गई 0.046 आ गई, ठीक है। डायरेक्ट वैल्यूज को पुट करो, क्या आएगा, देखो टी हाफ इज इक्वल टू जाएगा 15.01, लगभग इतना ही कुछ आएगा, लगभग तुम्हारा इतना ही कुछ आएगा 15.01, या फिर तुम कहां से भी निकाल सकते हो, जब 50 तो ऐसे इसमें पुट कर दो, ठीक है, यहां पर टाइम निकालना है तो k की वैल्यूज को पुट कर देंगे, log तुम्हारा 50% क्या जाएगा 100 माइनस अपॉन 50, तो log 2 की वैल्यूज को पुट कर देना, ठीक है, जो तुम्हारा आएगा वो तुम्हारा यही आएगा, क्लियर हो गया, ठीक है। बस यहां पर 2.303 है, यहां पर 0.693 है, क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है, तो यह है आपका आंसर हो जाएगा, इतना मिनट्स में है, ठीक है, मिनट्स में।
चलो अपन आगे चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका, देखो फ्रॉम द गिवन ई नॉट वैल्यूज ऑफ द फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, आपको यहाँ पर बहुत सारी वैल्यूज दी गई है, ये सारे के सारे आपके एटम प्रेजेंट है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या है, वाई इज ई नॉट Mn2 प्लस वैल्यू आर हाईली नेगेटिव एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, Mn जो है, Mn ये वाली जो है, ठीक है, यहां पर बोल रहा है ये हाईली नेगेटिव क्यों है, क्यों, देखो क्या है, ये Mn जो 2 प्लस है, ये Mn है, इसकी वैल्यू क्यों है ऐसा। ठीक है, ये कौन सी आपकी रिडक्शन पोटेंशियल वाली एनर्जी वो है। ठीक है, मतलब जिसकी जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही, जिसकी ज्यादा नेगेटिव होगी वो उतना ही मुश्किल होगा रिडक्शन करने में। ठीक है, तो यहां पर क्या इसकी नेगेटिव इसलिए है क्योंकि मैग्नीज जो है वो हमेशा जाना चाहता है Mn2 प्लस में। क्यों जाना चाहता है, क्योंकि यहां पर इसका D7 होता है और जैसे ही ये 2 प्लस चला जाता है तो इसका D5 हो जाता है, जिसके कारण ये हो जाता है हाफ फिल्ड हो जाता है और ये फिर हो जाता है क्या, स्टेबल। ये हो जाता है आपका स्टेबल कंपाउंड। क्लियर है। तो मतलब अपनी स्टेबिलिटी की साइड तो हर कोई जाना चाहेगा, सिंपल सी बात है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पर इसकी नेगेटिव ज्यादा उतनी वैल्यू होती है। क्लियर हो गया। ठीक, चलो यहाँ पे आप देखो फिर क्या है, व्हाट इज द रीजन फॉर इरेगुलरिटीज इन दी अबव ई वैल्यूज। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है जैसे मैग्नीशियम हो गया, देखो इतना नेगेटिव है। ठीक है, वहां पर अपन बात कर लेते हैं इसकी Zn की। ठीक, तो यहाँ पे देखो 0.76 है, यहाँ पर देखो कितना -1, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो क्योंकि ये तुम्हारा जो ई नॉट वैल्यू है ये मिलके बनती है बहुत सारी वैल्यूज से। ठीक है, जैसे तुम्हारा एटमाइजेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इन सारी के सारी से मिलके वो बनता है। क्लियर हो गया। अब जब इन सारी से जब वो मिलके बनेगा, ठीक है, तो उनकी जो वैल्यूज है उसमें डिफरेंस आता है। ठीक है, उसमें वेरिएशन आता है। क्लियर हो गया। जैसे कि एटमाइजेशन एनर्जी है, ठीक है, एटमाइजेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, अगर इन वैल्यूज में डिफरेंस आएगा, और हम सबको पता है एक टेबल दी गई है आपको एनसीईआरटी में, जरूर आप उसको देखिएगा। ठीक है, वहां पर बहुत डिफरेंस है इन वैल्यूज में, और अगर इन वैल्यूज में डिफरेंस आएगा तो सिंपल सी बात है कि ई वैल्यूज में भी डिफरेंस आएगा। ठीक है, आप लोग जाके देखोगे उसमें तो मैग्नीज जो है वो 215 ऐसा कुछ वैल्यूज देता है। ठीक है, और वहीं पे वैनेडियम जो है वो 515 देता है। क्लियर है। तो वहां पर अपन को बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण ई नॉट वैल्यू भी तो वेरी करेगा। ठीक है, तो यही इसका रीजन होता है। आप लोगों को पूरा इन टेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। क्लियर है। चलो अपन वो भी देख लेंगे अभी। वाई इज ई नॉट कॉपर 2 प्लस वैल्यू एक्सेप्शनली पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि इसका, ध्यान सुनना, क्योंकि इसका एटमाइजेशन एनर्जी काफी ज्यादा होता है, किससे, हाइड्रेशन एनर्जी से। इसीलिए यहाँ पे जो कॉपर 2 प्लस है, जो 2 में किस में जाना चाहे, कॉपर में, वो पॉजिटिव होता है। देखो क्या है, वो पॉजिटिव है। क्लियर, समझ में आ गया। और जो जितना पॉजिटिव के साइड जाएगा वो उतना अच्छे से रिडक्शन हो जाएगा उसका। क्लियर हो गया। ठीक है, तो यही इसका रीजन होता है। चलिए अब देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ, जो इंटेक्स क्वेश्चन आपके आया हुआ है वो क्या है आपका, वो ये है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ द इरेगुलरिटी वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड ऑल्सो द सब्लिमेशन विच आर रिलेटिवली मच लेसर फ्रॉम मैग्नीज एंड वैनेडियम। ठीक है, तो ये आप सभी को दिया गया है। यहाँ पर क्या, ये सेकंड वाले का आंसर है। ठीक है, पूरा का पूरा आंसर यहीं से देखो। क्यों, क्योंकि इरेगुलरिटीज तो हमें देखने को मिल रही है भाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी में, बहुत सारी वैल्यूज चेंज हो रही हैं, जिसके ही ऑल्सो क्या, और सब्लिमेशन एंथैल्पी में, जिसके ही कारण क्या हो रहा है, मैग्नीशियम और वैनेडियम में भी आप लोगों को बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। एक बार जरूर वो टेबल देखिएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था, ये अपना आंसर था। अपन आगे चलते हैं। चलिए अब अपन आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अपने 10th क्वेश्चन, जो कि बोल रहा है रोजनमुंड रिडक्शन तुम्हें बताना। ठीक है, यहाँ पे क्या इक्वेशंस लिखनी है। ठीक है, पहला है तुम्हारा रोजनमुंड, फिर है तुम्हारा इटार्ड और फिर है तुम्हारा स्टीफन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हर बार हर प्रोसेस में तुम्हारा एल्डिहाइड बनने वाला है। ठीक है, सबको पता होगा। ठीक, तो चलो रोजनमुंड की बात कर ले। तो रोजनमुंड में क्या होता है कि एक बेंजीन होगा पहला। ठीक है, पहला देखो क्या होगा, ये पहला है आपका, ये रहा बेंजीन, ये रहा बेंजीन। ठीक है, इस पे क्या होगा आपका C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर Cl होगा। ठीक है, कोई भी असाइल क्लोराइड ले लो। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, जब जैसे ही तुम पढ़ने बसोगे PdBaSO। ठीक है, PdBaSO किसकी प्रेजेंस में होता है, H2 की। तो यहां पर आपको क्या मिलता है, डायरेक्ट एल्डिहाइड बना देना, डायरेक्ट बना देंगे एल्डिहाइड। ऐसा मैंने क्या बोला था, रोज पढ़ने बैठो ऐसे ही ऑल डे। ठीक है, जो क्या थी तुम्हारी, यही थी तुम्हारी रोजनमुंड। मैंने ट्रिक क्या बताई थी, रोज से क्या रखोगे, रोजनमुंड, पढ़ने बैठो, पढ़ने बसो, ऐसे ही ऑल डे, यही बताया था मैंने।
ठीक है। तो रोजरमोंड रिएक्शन में PDBSO4 के साथ होती है, ठीक है, किसके साथ, ऐसे ही मतलब असाइल हैलाइड के साथ अगर कुछ भी हो तो तुम्हें क्या मिलता है, एल्डिहाइड ही मिलता है। क्लियर, यही होती तुम्हारी रोजरमोंड रिएक्शन। ठीक है, चलो सेकंड पे जाओ। सेकंड क्या है, सेकंड है आपकी इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड में सिर्फ आपको याद रखने की जो चीज है वो क्या है आपकी, CrO2O2Cl2, CrO2Cl2 आपको बस याद रखना है। ये भी याद रखोगे पूरा क्लियर हो जाएगा। चलो यहां पे देखो, ये क्या आएगा आपका, फिर अगर मैं टोलुइन की रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में, CS2 की प्रेजेंस में, कार्बन सल्फाइड जो सॉल्वेंट लूंगा, ठीक है, किसके साथ कराऊंगा, Cr2Cl2 के साथ, तो मुझे बीच में एक कॉम्प्लेक्स मिलता है। वो कॉम्प्लेक्स क्या होता है, देखो ऐसा, ये होता है आपका कॉम्प्लेक्स, डबल बॉन्ड यहां पर C, ठीक है, पूरा का पूरा कंपाउंड जाके जुड़ जाएगा, क्या बनाएगा, देखो ये O, ठीक है, ये O CrOHCl, ठीक है, 2 बार जुड़ता है ऐसा। क्लियर हो गया, ये आपका कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलता है, ये CH है। क्लियर हो गया, ये आपको ऐसे देखने को मिलता है, समझ में आ गया। इसको बोलते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, जब इसका तुम हाइड्रोलाइसिस करोगे तब आपको मिल जाता है क्या, एल्डिहाइड। ये बना देगा आपका बेंजल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O, ये एक H, ऐसे। क्लियर हो गया, आपको क्या मिलेगा, फिर बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। समझ में आ गया, ये थी आपकी इटार्ड रिएक्शन। क्लियर, समझ में आ गया। चलो अब जाओ, क्या है स्टीफन्स में मैंने क्या बताया था, फन कौन कर रहा था, साइना, ठीक है। स्टीफन से क्या रखना था अपन को, देखो ऐसे कि अगर मैं रिएक्शन करा रहा हूं साइनाइड की, C ट्रिपल बॉन्ड N की रिएक्शन करा रहा हूं, किसके साथ कराऊंगा मैं, स्टेनस क्लोराइड प्लस HCl के साथ। ST से यही याद रखने को बोला था मैंने, स्टेनस क्लोराइड। क्लियर है, अब इसकी रिएक्शन कराऊंगा तो मुझे मिलता है एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O, ये एक H, खत्म। बीच में एक प्रोडक्ट बनता है एल्डिमीन, लेकिन वो याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, नहीं पूछता है वो। तो ये होती है आपकी कौन सी, स्टीफन्स रिएक्शन। ये होती है आपकी स्टीफन्स रिएक्शन, काफी ज्यादा स्टेनस क्लोराइड के साथ कराना है रिएक्शन। क्लियर है, तो ये है आपकी सारी की सारी रिएक्शन, अपन ने ट्रिक से पढ़ी थी तो वो भूलना नहीं। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। चलो 10th के और पार्ट के डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्या देखो, विच एसिड ऑफ ईच पेयर वुड यू एक्सपेक्ट टू बी स्ट्रॉन्गर, ठीक है, यहाँ पे कौन सा एसिड स्ट्रॉन्गर होगा इसके बारे में बातें करनी है। ठीक है, यहाँ पे क्या देखो, CH3COOH और यहाँ पर है फ्लोरीन, ठीक है, CH2COOH। इसको मैं बोल सकता हूँ फ्लोरो एसिटिक एसिड, और यहाँ पर सिर्फ एसिटिक एसिड है। क्लियर है, सब इसको मैं थोड़ा सा ओपन करके लिख रहा हूँ, HC, ये एक H, ये एक H, ठीक है, यहाँ पर एक और H। क्लियर होगा, कैसा देखेगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, मैंने H डोनेट कर दिया। क्लियर, अब देखो एक और दिया है तुम्हारा, और में इसको मैं लिख रहा हूँ फ्लोरीन, ठीक है, C, यहाँ पर एक H, ये CH2 हो गया, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, H मैंने डोनेट कर दिया। क्लियर हो गया, ठीक। अब ध्यान से देखते रहो बस, क्या क्या तुम्हें अंतर क्या दिख रहा है, ये पूरा सेम है, O C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, O C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक, CH2 एक H और एक F, बस फर्क क्या है तुम्हें, देखो यहां पर एक हाइड्रोजन है, यहां पर एक फ्लोरीन है, ठीक है, तो फर्क से तुम्हारा यहीं पे आने वाला है। कैसे, फ्लोरीन बेटा तुम्हारा क्या होता है, ये होता है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप, होता है कि नहीं होता है। तो ये जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, अपने साइड खींचेगा, और अगर इसका एनायन क्या हो गया, स्टेबल हो गया, इसके ही कारण क्या होगा, इसका जो एनायन है वो हो जाएगा स्टेबल, और स्टेबल हो गया तो वही क्या हो जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, बेस नहीं। क्लियर है, समझ में आ गया। अब वहीं पे इसकी बात कर लो, इसके पास है नेगेटिव, हाइड्रोजन खींच नहीं पाएगा, सिर्फ एक बार वो रेजोनेंस कर पाएगा। रेजोनेंस तो यहाँ पे भी हो रहा था, लेकिन यहाँ पे मदद और कौन कर रहा है, फ्लोरीन कर रहा है। क्यों, इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये जो एनायन है ये स्टेबल हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन तो खींच ही नहीं सकता, इसके पास ना देने की प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग भी नहीं है, और यहाँ पर तुम्हारा क्या है, वहां पर डोनेटिंग भी नहीं है, रिलीजिंग भी नहीं है तुम्हारा, तुम्हारा वो क्या है, विड्रॉइंग है। ठीक है, यहाँ पर इसका लग जाएगा माइनस आई इफेक्ट, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं लग रहा। खींचने वाला क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट, देने वाला क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट। क्लियर है, तो यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा आपका, फ्लोरो एसिटिक एसिड। समझ में आ गया, क्योंकि फ्लोरीन प्रेजेंट है। क्लियर, देखो अब नेक्स्ट कौन सा है तुम्हारा, सेकंड वाला। यहां पर क्या बोल रहा है, ये जो फिनॉल है तुम्हारा, फिनॉल है तुम्हारा क्या एसिडिक है, या फिर तुम्हारा एसिटिक एसिड एसिडिक है। ठीक है, तो यहां पर हम बात करते हैं, तुमसे एसिडिक पूछा ना, ठीक है, यहां पर देखो, अगर मैं बात करूं फिनॉल का, मैंने बताया था तुम्हें क्या, अगर फिनॉल की बात करूं तो ये क्या बनाता है बेटा, फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, ये बनाएगा फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, और यहां पर अगर मैं इसकी बात करूं, और CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां पर O नेगेटिव, मैंने H पहले ही हटा दिया।
ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ये आपस में क्या करेगा, देखो रेजोनेंस करेगा। क्या इसमें फेनॉक्साइड में हो रहा है, देखो यहां पर ये भी तो रेजोनेंस कर सकता है, ठीक है, ये भी रेजोनेंस करेगा। और अगर रेजोनेंस हुआ तो ध्यान दो कौन सा ज्यादा स्टेबल है, यहां पर जो ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा अच्छा एसिड होगा, ठीक है। तो क्योंकि यहां पर रेजोनेंस होने पर ये जो नेगेटिव चार्ज है, क्या जो नेगेटिव चार्ज है वो आ रहा है दोनों ऑक्सीजन पर, जिसके कारण क्या होगा, सबसे ज्यादा जो एसिडिक होगा वो कौन सा होगा, तुम्हारा एसीटेट आयन, ठीक है। कौन सा होगा आपका एसीटेट, तो यहां पर एसीटेट जो है आपका एसिटिक एसिड ज्यादा अच्छा एसिड होगा, किससे, फेनॉक्साइड से। क्लियर हो गया, ठीक है। तो देखो क्यों, क्योंकि यहां पर दो ऑक्सीजन नेगेटिव है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आ रहा है, मतलब ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव आ रहा है तो वो संभाल सकता है ना अच्छे से, ठीक है। तो यही रीजन होगा इसका कि एसिटिक एसिड जो रहेगा वो आपका अच्छा एसिड होगा। क्लियर है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो, ठीक है। अब देखो तुम्हारा सेकंड पार्ट तुम्हारा क्या होगा, स्टेबल होगा, जिसके कारण ये ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है, ये भी लिखते रहना। चलो डिस्टिंग्विश बिटवीन पेंटीन 2 ओन और यहाँ पे तुम्हारा क्या है, पेंटीन 3 ओन, बना के देख लेते हैं, ठीक है। कैसे देखेगा, एक CH3 यहीं पे मैं ओन लगा दूं सेकंड पे और CH2, ठीक है। यहाँ पे कितने होगा, ये 4 कार्बन हो गए, CH2 ये CH3 ये 5 कार्बन हो गए। 3 ओन में क्या होगा, तीसरे पे कीटोन होगा, तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो, CH2 ये 4 ये 5। अरे भाई दिख रहा है सीधा सीधा, कैसे दिख रहा है, देखो यहां पर मिथाइल है, यहां कोई मिथाइल नहीं है, यहां CH2 है, तो कौन सा टेस्ट दे सकता है, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा, ठीक है। बस किस नहीं करना, यहां पर देखो मिथाइल है, जस्ट बगल में किसके, कार्बोनिल के, तो ये क्या देगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। और क्या कर देगा फिर, येलो कलर आपको मिलेगा, खत्म, ऐसे मिल जाएगा। कितना ज्यादा इजी था, आयोडोफॉर्म बनाएगा ना वो लास्ट में, ठीक है। तो बस आपको ऐसे ही करना था। चलिए अपन आगे चलते हैं। चलिए अब अपना जो क्वेश्चन है 11th वाला, ये पूरा का पूरा रिपीट है, अपन बहुत बार पढ़ चुके हैं। यहाँ पे देखो क्या है, ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड शो कैटालिटिक एक्टिविटी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ बोल रहा हूँ अभी, ठीक है, क्योंकि अपन ये बहुत बार कर चुके हैं। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। इनके पास बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जिसके कारण वो क्या करता है, अपनी सरफेस पे इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करता है, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ सकती है, कम हो सकती है, इसी को ही क्या क्या कहते हैं, कैटालिटिक रिएक्टिविटी। समझ में आ गया। ये पार्टिसिपेट सिर्फ करते हैं और खुद नहीं घुसते, खुद रिएक्शन नहीं करते, ठीक है। तो यहां पर बस रीजन लिख लेना आप लोग, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं। और यहां पर क्या होती है, इनकी जो सरफेस है, ठीक है, सरफेस इनकी थोड़ी बड़ी होती है। समझ में आ गया, अच्छा सरफेस प्रोवाइड करता है। जैसे कि अपन सभी ने पढ़ा है क्या, हाइड्रोजनेशन जब करते हैं अपन, हाइड्रोजनेशन में क्या होता है, H2 को प्लेटिनियम के ऊपर, सरफेस के ऊपर से प्रोवाइड करा जाता है, निकल की सरफेस के ऊपर करा जा सकता है, रिडक्शन कराते हो जब, ठीक है। तो वही प्रोसेस आप सभी को यहाँ पे भी फॉलो करना है। चलो जाओ, आप क्या है, देखो Zn CD एंड Hg आर नॉन ट्रांजिशनल एलिमेंट। मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे Zn CD और Hg क्या है, तुम्हारे नॉन ट्रांजिशनल एलिमेंट्स है। मतलब क्या है इसका मतलब है कि ये आते तो वही सीरीज में, डी ब्लॉक में ही आ रहे हैं तुम्हारे, लेकिन ये ट्रांजिशन शो नहीं कर रहा है। क्यों, मतलब एलिमेंट इनको क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहां पर ये जो है कलर आयन नहीं शो बनाते, कलर्ड आयन या फिर कलर्ड शो नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि ये अपने जब ऑक्सीडेशन स्टेट में चले जाते हैं तब भी ये फुलफिल रहेंगे या हाफ फिल रहेंगे, ठीक है। और नॉर्मल स्टेट में तो ये रहते ही हैं। तो मतलब इनके पास जो डी ऑर्बिटल है वो खाली नहीं है, खाली नहीं है तो जंप नहीं कर सकता, जंप नहीं करेगा तो कलर भी शो नहीं करेगा। क्लियर है। चलो अब आ जाओ, Zn HF एंड ऑलमोस्ट आर आइडेंटिकली एटॉमिक रेडियाई, ठीक है। तो लगभग हर किसी की ही सेम होती है। क्यों, क्योंकि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहां पर क्या होता है, सबका साइज छोटा हो जाता है, एटॉमिक साइज सबका ही छोटा हो जाता है, जिसके कारण लगभग सब ही सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। और ये अपन ने पढ़ा भी हुआ है पिछले सेट में क्वेश्चन, उनको सेपरेट करना भी क्या होता है, मुश्किल होता है। क्यों होता है, क्योंकि तुम्हारे केमिकल प्रॉपर्टी ही सब सिमिलर शो करेंगे, तो कैसे, किस बेस पे आप उसको सेपरेट करोगे। क्लियर हो गया। तो यही आपका आंसर था। थोड़ा सा मैंने ज्यादा ओरली बताया क्योंकि अपन ये पढ़ चुके हैं। क्लियर है। चलिए अब अपन आगे चलिए यहाँ पर अब क्या है आपका, यहाँ पर है 12th क्वेश्चन, ठीक है। और ये तो आप थोड़ा सा रीड ही कर लेना, ठीक है। अपन सीधे चलते हैं इसके क्वेश्चंस पर, ठीक है। ये हैं आपके क्वेश्चंस।
जो कि अपन ऑलरेडी बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्या है देखो, सबसे पहला तुम्हारा क्या है, यहां पर आपको दिया गया है व्हाई डज एनिलीन नॉट गिव फेरेल-क्राफ्ट रिएक्शन, क्यों नहीं करता भाई, वो क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ठीक है, यहाँ पर एनिलीन क्या होता है, ये एनिलीन होता है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये रहा आपका एनिलीन, लोन पेयर होगा इसके पास H और ये एक H होगा। क्लियर है, ये किसके साथ होती है, AlCl3 के साथ होती है, ये होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ये आपस में ही क्या कर लेते हैं, बाइंडिंग कर लेंगे, और जिसके कारण नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये जो रिएक्शन है ये नहीं हो पाएगी। क्यों, क्योंकि ये CH3+ बनाती है, ऐसा बनाती है, इलेक्ट्रोफाइल बनाती है ये, और इलेक्ट्रोफाइल प्लस आ गया है ऑलरेडी, तो इलेक्ट्रोफाइल कहां पे आके जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। ठीक है, तो यही इसका रीजन होता है। चलो अब देखो, अरेंज द फॉलोइंग इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेवी वैल्यूज, तो हमने पीकेवी वैल्यूज, बॉइलिंग पॉइंट, सारा का सारा अपन डिस्कस कर चुके हैं सेट नंबर 1 में। क्लियर है, तो चलो यहाँ पे आप ये कर लेना, देखो ये एनिलीन है आपका, ये अमोनिया है, यहाँ पर C2H5NH2 प्राइमरी है, और ये आपका टर्शरी है। क्लियर हो गया, पीकेवी वैल्यूज के अकॉर्डिंग बताना, मतलब जो ज्यादा बेसिक होगा, ठीक है, जो ज्यादा बेसिक होगा उतनी ही कम उसकी पीकेवी वैल्यूज होगी। चलो आ जाओ, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये वाला आप खुद से एक बार करके देखेंगे, वरना फिर मैं बता ही दूंगा कहीं ना कहीं। ठीक है, चलो, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन तुम्हारा प्राइमरी और सेकेंडरी बाय हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट क्या होता है बेटा, अगर मैं इसको लिखूं C6H5S डबल बॉन्डो, ये डबल बॉन्डो, और यहां पर Cl, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ अगर जो भी टेस्ट होता है तुम्हारा, ठीक है, इसको ही बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक, अब जब प्राइमरी रिएक्शन करता है इसके साथ और उसके बाद अगर तुम बेस डालते हो तो ये बेटा होता है सॉल्युबल। प्राइमरी के साथ अगर मैंने इसके मान लो ऐसी रिएक्शन कराई, क्या है, तुम अगर देखो ये, इसको मैं R लिख रहा हूं, ठीक है, इसको मैं सीधा R लिख रहा हूं, तो RNH और ये एक H, तो ये क्या करेगा, ये एक H इस Cl के साथ निकल जाएगा, क्या बनाएगा RN, यहां पर एक H, और ये क्या बना देगा, देखो S डबल बॉन्डो, यहां पर C6H5। क्लियर हो गया। अब जब बेटा तुम इसको बेस में डालोगे तो ये क्या होता है, सॉल्युबल होता है, ये बनाता है सॉल्युबल अल्कली। क्लियर हो गया। लेकिन अगर मैं वहीं पे बात करूं किसकी, तुम्हारा सेकेंडरी का, ठीक है, सेकेंडरी क्या है, देखो अब इस पूरे को मैं R लिख रहा हूं, इस पूरे को मैं R लिख रहा हूं, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो R2, ये NH, जब इसकी रिएक्शन कराओगे तुम किसके साथ, Cl S डबल बॉन्डो, ये हो गया C6H5 बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है, अब क्या होगा, यहां से H और ये Cl निकल जाएगा बाहर, क्या बनेगा, देखो R2, ये N, यहां पर S डबल बॉन्डो, यहां पर C6H5, यही बनेगा। क्लियर। अब ध्यान दो, अब जब तुम इसको बेस में डालोगे KOH के अंदर, अब तुम डाल रहे हो इसको, तो अब ध्यान से देखना, अगर तुमने बेटा इसको KOH के अंदर डाला तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या रहेगा, इनसॉल्युबल रहेगा, इनसॉल्युबल अल्कली बनाएगा। क्यों, क्योंकि इसके पास अब हाइड्रोजन ही नहीं है, सिर्फ अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, एक ये R एक ये R, ऐसा देखेगा ये। क्लियर है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये जो दो R ग्रुप है इससे ही जुड़े हुए हैं। क्लियर हो गया। तो अब देखो, क्योंकि हाइड्रोजन ही नहीं है तो ये क्या बनाएगा बेटा, इनसॉल्युबल अल्कली बनाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन था इसलिए इसने क्या बनाया, सॉल्युबल अल्कली बनाया। क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब प्राइमरी डालो या सेकेंडरी डालो, ठीक है, प्राइमरी डालो या सेकेंडरी डालो, जो सॉल्युबल हो गया अल्कली में वो प्राइमरी, ठीक है, जो नहीं हो पाया सॉल्युबल तो वो सेकेंडरी। क्लियर हो गया। तो इस बेस पे अपन इसको टेस्ट करते हैं, समझ में आ गया। ठीक है, मैंने इसको कैसे बताया था, हिंसबर्ग को कैसे बोलोगे बेटा, हाई नाइट्रोजन, तो HIN हो गया। ठीक है, एस बर्ग से क्या याद रखोगे, सल्फोनाइल बेंजीन, ठीक है, ERG से याद रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, कोई भी Cl। ठीक है, तो पूरा का पूरा तुम्हें ऐसे याद हो जाएगा, समझ में आ गया। ठीक है, तो ये मैंने ट्रिक से बताया था, एक बार मैं उसको अच्छे से लिख दे रहा हूं। देखो मैंने क्या लिखा था, हिंसबर्ग, ठीक है, S, और फिर तुम्हारा क्या है, हिंसबर्ग, ये N, ये तुम्हारा BERG। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या बोला था, हाई नाइट्रोजन, ये हो गया आपका नाइट्रोजन। ठीक है, S से सल्फोनाइल, बेंजीन, और इससे याद रखना इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। तो कैसे बोलोगे इसको, हाई नाइट्रोजन से क्या समझ में आ रहा है, हाइड्रोजन होगा तो बेटा ये सॉल्युबल कर देगा इसको। ठीक है, तो हाई नाइट्रोजन से आपको याद आना चाहिए, किसके लिए होता है, ये अमाइंस के लिए होता है, पहली चीज। ठीक है, और अमाइंस के बाद हाइड्रोजन होने चाहिए, और फिर उसके बाद क्या, बर्ग से याद रखना बेंजीन, ठीक है, एस से याद रखोगे सल्फोनाइल, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से याद रखोगे Cl, खत्म। ये हो जाएगा आपका हिंसबर्ग रिएजेंट।
ठीक है, C6H5SO2Cl। क्लियर है, इसी को ही बोलते हैं हिंसबर्ग रिएक्शन। चलिए अब अपन आगे चलते। देखो क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप क्या देखो, राइट दी स्ट्रक्चर ऑफ ए एंड बी। ठीक, ए और बी का स्ट्रक्चर बनाना है, काफी ज्यादा इजी होने वाला है। देखो यहाँ पे क्या SnHCl क्या कराएगा, ये रिडक्शन, ये कराएगा बेटा रिडक्शन, बहुत पहले ही बता चुका हूं मैं। देखो जब ये बनाएगा तो क्या बनाएगा बेटा, देखो ऐसा बनाएगा कुछ, ये रहा बेंजीन। ठीक है, NO2 की जगह क्या लग जाएगा, बस NH2। ये रिएक्शन मैं लाइव क्लास में भी बहुत बार करा चुका हूं। ठीक, ये बन गया AR। अब देखो अगर तुम इसमें डाल दोगे ब्रोमीन वाटर Br2 और फिर तुमने डाल दिया वाटर, तो मैंने बताया था यहां पर जो NH2 होता है ये हाईली एक्टिवेटिंग होता है। और जैसा अगर आपको यहाँ पे ऐसा दिख जाए तो क्या लगाओगे आप, हर जगह ऑर्थो और पैरा पे क्या लगाएंगे हम, Br2 लगाएंगे। यहां लग जाएगा Br, यहां पर भी Br और यहां भी Br। ठीक है, तो ये क्या बनाता है बेटा, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बनाता है। ठीक है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 3 जगह पर जुड़ चुका है। समझ में आ गया, तो इसको ही बोलते हैं, इसको अगर नाम देना चाहोगे तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 1 3 5 मैं बोल सकता हूं इसको ट्राइब्रोमोबेंजीन, ट्राइब्रोमोएनिलीन बोल सकता हूं। क्लियर, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बनाएगा, हमेशा याद रखना है बात। ठीक, चलो अब जाओ, यहां पर दिया हुआ है CH3, यहां पर CO NH2, ये देखो BrKOH, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, HBDR। क्लियर हो गया, तो यहां पर क्या होगा, अगर इसकी रिएक्शन हो रही है तो बेटा इसको हटा दो, डिग्रेड कर दो, क्या बन जाएगा, देखो A बन जाएगा आपका CH3 CH2 और NH2, ऐसे बन जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखो यहां पर रिएक्शन हो रही है CH3COCl के साथ, तो क्या कराओगे, बहुत ज्यादा इजी, कुछ नहीं करना। देखो इसकी रिएक्शन करा दो ऐसा, Cl C डबल बॉन्ड O, यहां पर क्या है आपका CH3 है, तो एक H और Cl निकाल दो, क्या बन जाएगा, देखो CH3 CH2, यहां पर N एक H है बस इसके पास, और ये C डबल बॉन्ड O CH3, ऐसे बन जाएगा। क्लियर हो गया, तो ये रहेगा आपका कौन सा, बी प्रोडक्ट, ये रहा आपका ए प्रोडक्ट। क्लियर, काफी ज्यादा इजी, पायरिडीन के साथ कराना, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, चलो देखो अब इसमें लिखा है हाउ विल यू कन्वर्ट द फॉलोइंग। अब इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ये आप सबसे पहला है बेंजोइक एसिड टू एनिलीन, यहां पर है बेंजोइक एसिड, ये रहा आपका बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो देखो अभी खुद समझ जाओगे, C डबल बॉन्ड O, यहां पर O और एक H है। अगर इसकी रिएक्शन मैंने करा दी अमोनिया के साथ, अमोनिया को मैं ऐसे लिख रहा हूं H, ठीक है, और NH2, क्या निकालोगे यहां से, वाटर निकाल दोगे, वाटर क्या बन जाएगा, देखो ये बेंजीन के ऊपर बन जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O और ये आपका NH2। क्लियर है, अब क्या कराऊं, मुझे चाहिए क्या है, एनिलीन। एनिलीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH2। अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं बेटा Br2KOH के साथ, Br2 प्लस अभी देखा था, देखो यहाँ पे क्या है तुम्हारा Br2 अल्कोहलिक KOH, तो यहाँ पे मैं लग रहा हूं Br2KOH। क्या होगा, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन HBDR। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो ये रहनेगा आपका बेंजीन, ठीक है, ये बना बेंजीन और यहाँ पे जुड़ जाएगा आपका NH2। क्लियर हो गया, तो ऐसा आपका जुड़ जाएगा। समझ में आ गया, तो आपको क्या करना पड़ा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि इसको हटा दूं मैं, इसको जैसे ही मैं हटाऊंगा तो NH2 जुड़ जाएगा। फिर आपको दिमाग लगाना है कि इसको मेरे को इधर चाहिए, अगर जब मेरे को इधर चाहिए तो यहाँ मतलब इसको हटाना है, डिग्रेड करना है कार्बन। ठीक है, और डिग्रेडेशन से क्या आ जाता है, डिग्रेडेशन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। क्लियर है, तो ऐसे आपको प्रोडक्ट बनाना था। चलिए, तो यहाँ पे अपना एनिलीन बन गया। अब है आपका कौन सा, एनिलीन से आपको बनाना है पैरा ब्रोमो एनिलीन। एनिलीन से बनाना है आपको पैरा ब्रोमो एनिलीन। चलो बना के देख लेते हैं। यहाँ पे एनिलीन ये रहा आपका, ठीक है, ये रहा आपका एनिलीन। क्लियर हो गया, ऐसा ऐसा ऐसा, यहां पर होगा आपका NH2। अगर मैं इसका डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करा दूं ऐसे, तब मुझे क्या मिलते हैं, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड मिलते हैं, लेकिन मुझे तो एक ही चाहिए, तो मैं क्या कराऊंगा, सबसे पहले मैं इसका कराऊंगा साइलेशन। कैसे होगा, Cl, यही प्रोडक्ट ले लो, ऐसे Cl C डबल बॉन्ड O, यहां पर CH3। क्लियर हो गया, तो क्या होगा, एक H निकलेगा एक Cl निकलेगा, तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना, यहां बन जाएगा आपका बेंजीन, ये रहा आपका बेंजीन। क्लियर हो गया, ये देखो ये रहा बेंजीन, यहां पे जुड़ जाएगा N, ये एक H, Cl निकल गया, C डबल बॉन्ड O और CH3। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब करा दो यहाँ पे रिडक्शन, ठीक है, अब यहाँ पे ब्रोमिनेशन करा दो। अगर मैं करा दूं, मुझे क्या चाहिए, ब्रोमीन चाहिए, तो ब्रोमिनेशन करा दूंगा मैं, काफी ज्यादा इजी। ठीक है, सेम चीजों को लेके ब्रोमिनेशन करा दूं तो यहां पर बन जाएगा अब तुम्हारा ऐसा, ठीक है, ये तुम्हारा NH C डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ पे आपका जुड़ जाएगा फिर कहां पे PR, BR इधर, ये रहेगा आपका मेजर।
एक ऑर्थो बनेगा, एक पैरा बनेगा, लेकिन ऑर्थो पे रिपल्शन के कारण नहीं लगाएंगे उधर। क्लियर है? तो यहां पे क्या लगेगा? आपका पैरा पे लगेगा। अब क्या करना है सर? बहुत इजी। क्या करोगे? अब यहां पर इसका हाइड्रोलिसिस करा दो। हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये बॉन्ड टूटेगा, H इधर, OH इधर। क्लियर है? तो ये निकल जाएगा एसिटिक एसिड बना के, और आपका बन जाएगा ये तुम्हारा पैरा ब्रोमो एनिलीन। क्लियर है? तो आप, मैं इसको यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट लिख रहा हूं, कैसा बनेगा देखो ऐसे, ये बन जाएगा आपका Br, यहाँ पे बन जाएगा आपका NH2। ऐसे कब? जब आप इसमें डाल दोगे H3O+। हाइड्रोलिसिस करा दिया मैंने। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इतनी स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा और आपके आंसर आ जाएंगे। चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो अब जो तुम्हारा क्या है, पहला क्वेश्चन तुम्हारा बोल रहा है प्रेडिक्ट द रिएजेंट फॉर कैरिंग आउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब तुम्हें सिर्फ रिएजेंट के बारे में बताना, रिएक्शन होने नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे पहला है बेंजोइल। बेंजोइल रही आपकी ये बेंजीन के साथ C डबल बॉन्डो होगा, यहाँ पर Cl होगा। ठीक है, अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं H2PDBSO4 के साथ, BaSO4 के साथ, तो इसको क्या बोलते हैं? रोजनमुंड रिएक्शन। क्या बन जाएगा यहाँ पे? ये बन जाएगा आपका एल्डिहाइड, ये बन जाएगा आपका CHO ऐसा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड में आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? एथेनल। एथेनल कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है, CH3 C डबल बॉन्डो, यहाँ पर एक H है, यहाँ पे बना दिया इन्होंने 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। तो ये लगभग कैसा दिख रहा है? हाइड्रोक्सी कब बनता है तुम्हारा? बताओ, अल्फा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी कब बनता है? एल्डोल में। ठीक है, अगर मैं करा दूं यहाँ पर NaOH के साथ करा दूं, ठीक है, यहाँ पे क्या है देखो, अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं? बिल्कुल है। अगर इसी की रिएक्शन में इसके ही साथ करा दूं तो क्या दिखेगा? देखो, ये एक और इसका मॉलिक्यूल होगा, वो ऐसा देगा, CH2 C डबल बॉन्डो, ये एक H, एक कन्वर्ट होगा, एक हाइड्रोजन देगा। तो मान लो इसने कन्वर्ट हुआ, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये H+ देगा, ये नेगेटिव होगा। पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ेंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव से, क्या देख जाएगा? CH3 C, यहाँ पर OH मिलेगा, इसके पास H ऑलरेडी है तो H यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, ये जुड़ गया आपका CH2 और यहाँ पर C डबल बॉन्डो और एक H। ठीक है, तो क्या देखने को मिल रहा है? 1 2 3 4, तो ब्यूटेनल तो है ही, यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये अल है, और यहाँ पे 1 2 तीसरे पे क्या है? हाइड्रोक्सी। तो ये बन गया 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ब्यूटेनल। क्लियर हो गया? चलो अब आ जाओ यहाँ पे, क्या देखो, एथेनोइक एसिड से 2 क्लोरो एथेनोइक एसिड, काफी ज्यादा इजी। ठीक है, थर्ड वाली यहाँ पर क्या है देखो, आपका दिया हुआ है एथेनोइक एसिड CH3 C डबल बॉन्डो, यहाँ पर O और एक H। क्लियर है? अब आपको बनाना है क्या? यहाँ पर क्लोरीन जोड़ना है बस। ठीक है, तो क्लोरीन जोड़ दो, Cl, यहाँ पर CH, तुम्हारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे OH। अल्फा पोजीशन पर क्लोरीन जोड़ा है, ब्रोमीन जोड़ा होता तब भी तुम एक ही नाम देते, क्लोरीन होता तब भी एक ही नाम दोगे। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन का नाम क्या है? हेल वुलहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, HBZ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? फास्फोरस के साथ अगर मैं क्लोरीनेशन कर दूं तो मुझे क्या मिलता है यहाँ पे? जहां पे मुझे बीटा पोजीशन पर, अल्फा पोजीशन पर क्या मिल जाएगा? क्लोरीन जुड़ जाएगा। क्लियर है? ये कौन सी है? HVZ रिएक्शन, हेल वुलहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। ठीक है, इसका ही नाम होता है। समझ में आ गया? ठीक है, ये तुम्हारी एल्डोल थी, ये तुम्हारी रोजनमुंड थी। क्लियर है? ठीक है, तो ऐसे आपको क्वेश्चंस करने थे। अब अपन आगे चल, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। यहाँ पे क्या है? वाई ऑन डाइल्यूशन द तुम्हारा एसिटिक एसिड इंक्रीजेस वेरी फास्ट वाइल, और जब डाइल्यूशन करते तुम किसका? सोडियम एसिटेट का, तो वो तुम्हारा इंक्रीज नहीं होता है, ग्रेजुअली इंक्रीज नहीं, मतलब धीरे धीरे इंक्रीज होता है। ठीक, चलो यहां पर बोल रहे हैं, हम सभी को पता है कि अगर एक वीक एसिड है, ठीक है, वीक एसिड है, तो उसका क्या होगा? डाइल्यूशन के टाइम पे उसकी मोलर कंडक्टिविटी बहुत जल्दी से बढ़नी चाहिए ना। ठीक है, तो यही चीज बोल रहा है कि अगर CH3 COOH है आपका, ठीक है, तो इसका डाइल्यूशन जब करते हैं तो इसका क्या होता है? बहुत जल्दी से बढ़ता है। ठीक है, डाइल्यूशन पे इसका जो है बहुत जल्दी से बढ़ता है। लेकिन अगर मैं बात करूं वाइल दैट CH3COO- इंक्रीजेस तुम्हारा ग्रेजुअली, इसका कंसंट्रेशन जो नहीं बढ़ रहा, इसका कंसंट्रेशन जल्दी नहीं बढ़ रहा, इसका क्यों बढ़ रहा है? ठीक है, तो हमें पता है CH3 जो है ये क्या देता है? COO- प्लस H+। वहीं पे मैं बात करूं अगर CH3 C डबल बॉन्डो ONA, ये क्या देता है बेटा? ये देता है आपका CH3 COO- प्लस Na। ठीक है, तो इनके बीच का जो इंटरेक्शन है, इनके बीच का जो इंटरेक्शन है बेटा, ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है। ठीक है, वहीं पे मैं इनकी बात करूं तो इनके बीच का जो इंटरेक्शन है, इनके बीच का जो इंटरेक्शन है, ये एज कंपेयर टू दिस यहां पे क्या होता है? स्ट्रॉन्ग नहीं होता, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं होता। क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया? तो जिसके कारण क्या होता है, जब तुम डाइल्यूशन करते हो तो ये तो जल्दी से टूट जाता है,
ये जल्दी से हमारा इंक्रीज होता है, लेकिन जैसे ही तुम इसका डाइल्यूशन करते हो तो क्योंकि इंटरेक्शन इतना स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो वो टूटना बहुत टाइम लगाता है, इसलिए बोलते हैं कि वो इंक्रीज ग्रेजुअली, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। क्लियर हो गया। एनायनिक और आयनिक का, एनायनिक और तुम्हारा क्या है कैटायनिक का इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है इसमें। क्लियर हो गया। चलिए अब यहां पे देखते हैं अपन इसका, व्हाट हैपन इफ एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाइड बिकम ग्रेटर देन ई नॉट सेल। ठीक है, अगर ई नॉट सेल से तुम्हारा ये ज्यादा हो गया, क्या जो तुमने एक्सटर्नल पोटेंशियल दिया हुआ है, एक्सटर्नल ई एक्सटर्नल ज्यादा हो गया, तो क्या होगा, आपका जो करंट है, आपका जो करंट है वो अपोजिट फ्लो होना स्टार्ट कर देगा, अपोजिट फ्लो होना स्टार्ट कर देगा, जिसको अपन बोल सकते हैं कि जो सेल इलेक्ट्रिसिटी बना रहा था या फिर जो मुझे दे रहा था, अब वो खुद ही चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या कर देगा, सेल्फ चार्जिंग करने लगेगा, सेल्फ चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी उसमें। क्लियर हो गया। मतलब ध्यान से सुनो, जितना तुम वर्क कर रहे थे, ठीक है, जितना तुम वर्क कर रहे थे, उन्होंने और वर्क देना तुम्हें स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मतलब फ्री नहीं छोड़ रहे, और वर्क देना स्टार्ट कर दिया, तो इसके कारण क्या होगा, तुम्हारी कैपेसिटी कम होने लगी, तुम खुद चार्ज होने लगोगे, तुम खुद ही चार्ज होने लगोगे। ठीक है, वही चीज है। क्लियर हो गया। तो ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट होता है। चलो अब अपन आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये रहा आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऑन हीटिंग विद Br2 एंड KOH फॉर्म्स अ कंपाउंड बी। ठीक है, सबसे पहले तो एक देखो, Br2 KOH है, नाइट्रोजन तुम्हें दिया और ना एक ऑक्सीजन भी है। ठीक है, दिमाग लगा लो अब कौन सा हो सकता है तुम्हारा। ठीक है, अब उसके बाद कंपाउंड ऑन हीटिंग में CaCl3 और अल्कोहलिक KOH प्रोड्यूस फॉल स्मेल। मतलब पूरा जो मैं सोच रहा हूं ना वो पूरा हो रहा है। ठीक है, फॉल स्मेल कब होती है, जब साइनाइड बनता है। ठीक है, तो बस लगा लो दिमाग, यहां पर क्या हो जाएगा, CH3। ठीक है, ये होगा आपका CH3 CH2। ठीक है, C डबल बॉन्ड हो और यहां पर NH2 होगा। ठीक है, ए कंपाउंड। अगर इसकी रिएक्शन मैं करा दूं Br2 KOH के साथ, तो यही कौन सी हो रही है, HBDR, ये हो रही है HBDR, हॉफमैन बाय डिग्रेडेशन रिएक्शन। क्या होगा, यहां से निकल जाएगा आपका CH3 CH2, यहां कार्बन निकल गया, NH2 बन गया, प्राइमरी वन बन गया, अमाइड से प्राइमरी वन बन गया। क्लियर, ये बन गया आपका कौन सा, बी। यहां से ए से अपन ने बना दिया क्या, बी बना दिया, तो ये हो गया आपका बी, प्राइमरी अमाइन। क्लियर। अब कंपाउंड बी को अगर मैं रिएक्शन करा रहा हूं किसके साथ, CHCl3 के साथ, CHCl3 और यहां पर क्या है, KOH प्रेजेंट है, अल्कोहलिक KOH। ठीक है, अल्कोहलिक KOH ज्यादातर यूज करते हैं, समझ में आ गया। अगर ये है तो क्या बनाएगा, यहां डायरेक्ट क्या बना देगा, CH3 CH2 नाइट्रोजन और उल्टन सी। किसको बोले, इसको क्या बोलेंगे, आइसोसाइनाइड, इसको बोलेंगे आइसोसाइनाइड, कार्बोलामाइन रिएक्शन। क्लियर। अब देखो यहां पर अब तुमसे बोल रहा है कंपाउंड सी बना रहा है एंड ऑन रिएक्टिंग Se6H5COCl। ठीक है, अगर इसको ही मैं रिएक्शन करूंगा किसके साथ, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ, ठीक है, तो वो एक कंपाउंड बना रहा है डी, ये रहा सी, वो बनाएगा डी। डी में क्या होगा, ये H निकल जाएगा Cl के साथ, तो क्या बनेगा, देखो CH3। ठीक है, CH3 CH2। ठीक है, इसके पास क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन ले जाएगा और पूरा का पूरा कंपाउंड जुड़ जाएगा, H डबल बॉन्ड हो और यहां से बेंजीन, ये रहा आपका बेंजीन। क्लियर है, इसके पास एक हाइड्रोजन तो होगा ही होगा। क्लियर हो गया, मैंने सीधे में लिखा है बस उसको। ठीक, अब उसमें लिखा है विच इज सॉल्युबल इन अल्कली, राइट द स्ट्रक्चर ABCD। अब जो कि क्या होता है, ये जो डी बना ये सॉल्युबल होगा कि नहीं होगा अल्कली में, जरा ध्यान लगाओ, ऊपर तक जाते रहो। क्या दिख रहा है, देखो ये दिख रहा है, नहीं, ये दिख रहा है, नहीं, ये दिख रहा है, हाँ। हाइड्रोजन क्या होता है, अगर हाइड्रोजन है तो बेटा वो सॉल्युबल हो जाता है अल्कली में, बताया हुआ है ये मैंने। ठीक है, चलिए अब अपन आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 और पार्ट तुम्हारा यहाँ पर क्या बोल रहा है, द हाफ लाइफ फॉर रेडियोएक्टिव डिके C14, तुम्हारा कार्बन, सबको पता है C14 कार्बन क्या होता है, थोड़ा सा रेडियोएक्टिव। ठीक है, यहाँ पे देखो तो बोल रहा है हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके, तुम्हारा क्या, देखो C14 कार्बन इज 6930। ठीक है, यहां पर हाफ लाइफ कितना दिया हुआ है इसका, मतलब तुम्हारे पास 6930, तो ये उसको मैं बोल सकता हूँ, ये आपके पास क्या है, टी हाफ दिया हुआ है, टी हाफ है कितना, 6930। क्लियर, आगे चलते हैं। एन आइकोलॉजिस आर्टिफैक्ट का वो कंटेनिंग वुड हैड 75% ऑफ C14 फाउंड इन अ लिविंग ट्री, उसको 75% मिला है। ठीक है, तो हम मान सकते हैं कि उसके पास इनिशियली, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहा है सबके, ठीक है, तो इनिशियली
इनिशियली उसके पास क्या होगा, 100% होगा, उस ट्री के पास होगा, ठीक है। लेकिन जब किसी ने क्या, आर्कियोलॉजिस्ट आर्टिफैक्ट जब देखा, ठीक है, यहाँ पे वुड देखा, वुड जब देखा तो उसके अंदर कितना था, 75% वो बचा हुआ था, ठीक है। तो फाइनल जो हो गया उसका, फाइनल कंसंट्रेशन हो गया उसका 75%। क्लियर। चलो अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या, एक लिविंग ट्री में है वो 75% उसके अंदर प्रेजेंट है C14। अब फाइंड द एज ऑफ द सैंपल, ठीक है। अब वहां पर तुम्हें सैंपल की एज बतानी, ठीक है। पूरा क्लियर है सभी को, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास अगर T½ है, ठीक है, तो हम सैंपल की एज कैसे निकाल सकते हैं, हमें टाइम नहीं पता, ठीक है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, वही रखेंगे के टी इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 2.303 बाय के लॉग इनिशियल अपॉन फाइनल, यही होगा, ठीक है। उसके लिए हमें के की वैल्यू चाहिए। के की वैल्यू कहां से आएगी, तो देखो हमारे पास क्या गिवन है, हाफ लाइफ है, और हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, देखो हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है तुम्हारी, के इज इक्वल टू होता है 0.693 बाय T½ ठीक है। तो बस यहाँ पे रख देंगे के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.693 अपॉन कितना दिया, देखो 6930, ऐसा देखो गिवन है 6930 गिवन है। ए की वैल्यूज कैसे निकालेंगे, इजी तरीका बताता हूं। देखो क्या करो, ये तो पूरा डायरेक्ट तुम्हें दिख ही रहा है, लेकिन फिर भी इसको मैं लिख सकता हूं 693, ठीक है, अपॉन इसको मैं लिख सकता हूं 693 इंटू 10 लिख सकता हूं, ठीक है। इसका पॉइंट रिमूव किया तो यहाँ पे कितने तीन आ जाएंगे तुम्हारे, यहाँ पर आ जाएगा 3000 आ जाएगा ना नीचे, ठीक है। तो इसको इससे काट दो तो कितना आ जाएगा 1 इंटू 10 की पावर, जब ये ऊपर जाएगा तो -4, ठीक है। तो के की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। बाकी के कैलकुलेट कर लेंगे। अब के आ गया, टी निकाल सकते हो। आ जाओ यहाँ पे देखो, टी इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 2.303 बाय 1 इंटू 10 की पावर -4। क्लियर। चल लॉग इनिशियल कितना था, हमने मान के चला भाई 100% तो होगा ही ना होगा। फाइनल कितना हो गया, जब वुड का सैंपल मिला उसके अंदर कितना प्रेजेंट था, 75%, तो ये आ जाएगा 75। तो कैलकुलेट करूंगा, 25 से कट करूंगा, ये 4/3 आ जाएगा, आएगा 25 3 जाओ 4 जा, ठीक है, ठीक है। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ये इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं, देखो log 4/3 को मैं लिख सकता हूं log 4 माइनस log 3, log 4 माइनस log 3, ठीक है। तो मैं इसको लिखूंगा t इज इक्वल टू 2.303 बाय 1 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है। ये हो जाएगा log 4 माइनस log 3, ऐसे हो जाएगा। देखो अब इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे तुम्हारी वैल्यू दिख रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.602, ठीक है, और ये हो जाएगा 0.477। क्लियर, इतना तुम्हें दिख रहा है। तो यहाँ पे कितना जाएगा, देखो इसको मैं काटूंगा, तुम्हारा डायरेक्ट तुम्हें दिख रहा है, ये 12 है, ये तुम्हारा कितना जाएगा, देखो ये हो जाएगा 0.136 कुछ ऐसा आने वाला है, 137 कुछ आ जाएगा, ठीक है। 12 में से 7 जाएंगे, वैसे वैसे कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो इतना तुम्हारी कुछ वैल्यू आएगी, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 0.13, ठीक है, 7 यहाँ पे 2.303 बाय 1 इंटू 10 की पावर -4, पूरा कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3.303 बाय 10 की पावर -4। क्लियर है। ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3030 ईयर्स, क्योंकि टाइम निकाल रहे हैं हम, तो क्या जाएगा तुम्हारा 3030 ईयर्स हो जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहां पर ये वाला आपका आंसर होगा। ऐसे आपको कैलकुलेट करना, तो सिर्फ 2 फॉर्मूले आपको पता होने थे, एक ये वाला और एक आपका ये वाला। क्लियर है, समझ में आ गया। तो बेटा सेट 3 में काफी ज्यादा क्वेश्चन आपके सेम थे, पूछना वो वही चाह रहे हैं जो अपन सेट नंबर 1 और 2 में पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस को स्किप कर दिया है, उम्मीद है आप सभी तो उनको सॉल्व करेंगे ही करेंगे, ठीक है। आधे से ज्यादा सेम है, बस वैल्यूज को इधर उधर कर दिया, 2 का 3, 3 का 4, 0.02 है तो 0.2 कर दिया। ये ज्यादातर किस में हुआ, ये ईएमएफ वाले में हुआ है, ठीक है, जब तुम इलेक्ट्रोकेमिकल पढ़ रहे थे। क्लियर है, तो उसी सब में हुआ है, बाकी सबका सब सेम है। उम्मीद है सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। 2020 का 22 का यहाँ पर अपना ये वाला क्वेश्चन जो है एकदम PYQ फिनिश होता है। अब अपन आगे मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, और मैं मिलूंगा वहां लर्नो फ्री है पर बेस्ट जहां। थैंक यू सो मच।